गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज वॉल्यूम 2 में रिवीजन स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 8 का। हम लोगों ने अब तक वॉल्यूम 1 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया, वॉल्यूम 2 का रिवीजन स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड्स है। 4 चैप्टर्स वॉल्यूम 2 में ऐसे हैं, चैप्टर 8, 9, 10, 11 विच कंप्राइजेज ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो इंटरमीडिएट में नहीं फाइनल में होता है। दे आर एक्चुअली टेक्निकली ये नॉर्मल जीपीएफएस का ऑडिट है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्पेशलाइज्ड एरियाज की बात करता हूँ। ये कौन सा सीरीज है सर? ये 800 सीरीज है। कौन सा सीरीज है? 800 सीरीज। 800 सीरीज क्या होता है सर? ऑडिट ऑफ एसपीएफएस। तो वो जो 200 से 700 हम लोग पढ़ के आते हैं ना, वो होता है ऑडिट ऑफ जीपीएफएस, ठीक है। और 700 तक जो सीरीज होता है स्टैंडर्ड्स में, 200 से 700, दैट इज ऑडिट ऑफ जीपीएफएस। ये स्टैंडर्ड्स की जो कंप्लीट चार्ट है वॉल्यूम 2 की किताब में ही है। ये 200 से लेके 700 तक जो भी हम लोग पढ़ते हैं, 720 कल जो लास्ट पढ़ा था, दैट इज ऑल ऑडिट ऑफ जीपीएफएस। ये 800 सीरीज अब देख रहे हो, ये रहा नाम लिखा हुआ 800 सीरीज। ये है ऑडिट ऑफ एसपीएफएस। ये भी ऑडिट है, इनका नाम भी एसए है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। 800, 805, 810, पर ये ऑडिट ऑफ एसपीएफएस है। व्हाट इज एसपीएफ? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद तुम देखोगे चैप्टर 9 जो आएगा वो एक अलग चीज है। वो क्या है? SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। उसमें ओपिनियन देते ही नहीं है। ये रिलेटेड सर्विसेज में नो ओपिनियन, नो अश्योरेंस ऑफ एनी काइंड, ठीक है। SRS में कितने हैं? 2 हैं, 4400, 4410। फिर चैप्टर नंबर 10 क्या होता है? रिव्यू एंगेजमेंट है। रिव्यू भी एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है, पर यहाँ पे आप रीजनेबल अश्योरेंस नहीं देते। कौन सा देते हो? लिमिटेड अश्योरेंस। मैंने बोला था ना, लारा LA मतलब लिमिटेड अश्योरेंस, रा मतलब रीजनेबल अश्योरेंस। ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस, रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। और फिर ये देखो अलग से SAE, ये है चैप्टर नंबर 11। SAE का नाम है स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। SAE अगेन मैं बता दूं, ये अश्योरेंस है, मोस्टली रीजनेबल अश्योरेंस है, बट इट्स नॉट अश्योरेंस ऑन हिस्टोरिकल एफएस। हिस्टोरिकल एफएस पे अश्योरेंस नहीं है, किसी और डॉक्यूमेंट या किसी और इंफॉर्मेशन के ऊपर अश्योरेंस है, इसीलिए इसको ऐसे ही बनाया। तो ये सारे स्पेशल स्टैंडर्ड्स हैं, इस पर मैं बकने जा रहा हूँ आज। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8। मैं एक बार ना चैप्टर 8 के लिए तुम लोगों को थोड़ा लर्निंग अप्रोच सिखा रहा हूँ। फटाफट लिख लो, यहीं पे लिख लो, यहीं पे लिख लो। स्पेस है क्या? वो नहीं है, यहीं पे लिखना पड़ेगा। रिवीजन चालू करने के पहले ही अब मैं चैप्टर 8 की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट चैप्टर 8। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैप्टर 9, 10, 11। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 को जब तुम पढ़ो तो इनका नाम भी SA है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 800, 805, 810। बट ये आपका नॉर्मल GPFS ऑडिट नहीं है, ये SPFS ऑडिट है। तो एक बात जो अंदर बार 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 गूंजेगी, मुझे ना 800 सीरीज को रिवाइज कराने में लगभग 1 घंटा लगेगा, मे बी मोर, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। एक बात याद रखना, थ्रू आउट 1 घंटे तक मैं एक बात इन तीनों में बार बार बोलता रहूंगा कि ऑल अदर स्टैंडर्ड्स विल अप्लाई म्यूटाटिस म्यूटांडिस।
ठीक है। जैसे बाकी स्टैंडर्ड्स में आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनाते हो, यहाँ नहीं बनेगा लेटर ऑफ एंगेजमेंट। बाकी स्टैंडर्ड्स में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्क पेपर बनता है, यहाँ भी वर्क पेपर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। बाकी में मटेरियलिटी निकलता है, ऐसे 320 450 में यहाँ भी मटेरियलिटी कैलकुलेट किया जाएगा। गोइंग कंसर्न देखते हैं, यहाँ भी देखेंगे। तो भाई वो सब ज्ञान जो लगता है ना बाकी 200 700 वो यहाँ भी है। म्यूटाटिस, ये वर्ड कभी बोला है मैंने तुम लोग को? म्यूटाटिस म्यूटेंटिस का मतलब सूटेबल मॉडिफिकेशन, मतलब लगेगा यहाँ पे भी सिमिलरली बट विथ सूटेबल मॉडिफिकेशन। नंबर 2, इनकी रिपोर्ट्स ना अलग टाइप की होती है। यहाँ ऐसे 700 में जैसे वो सोचते हो ना 13-14 एलिमेंट, वो नहीं है। ये ऐसे 700 का जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट तुम देखते हो ना, ये लेटेस्ट है। मतलब लेटेस्ट मतलब जो 2008-9 से आना चालू हुआ था। मतलब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ना, ठीक है, मैं इंटर फाइनल में बीच में कहीं पे था, उस दौरान ये नए स्टैंडर्ड्स आए थे। तब ऐसे 700 का रिपोर्ट का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हुआ था। जहाँ पे ऐसे 700 में क्या करते हैं, ओपिनियन टॉप में, ओपिनियन एकदम टॉप में दे दो, है ना, यही तो होता है, याद है ना, 13-14 एलिमेंट में ओपिनियन एकदम टॉप में रहेगा। इनमें वैसा नहीं होता। इनका जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली वो पुराने वाले ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट से मिलता जुलता है, जहाँ पे ओपिनियन लास्ट में होता था। पहले स्कोप बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, और लास्ट में जाके ओपिनियन दो। तो तुम देखोगे इनका रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तुम्हारे 700 टाइप का नहीं, एकदम डिफरेंट है। उसमें हम लोग काम करेंगे, मैं एग्जांपल भी शो कर दूंगा। और लास्ट है एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो तुमको चुटी काटेगा, मतलब तुम गुस्सा हो जाओगे पढ़ते पढ़ते कि यार ये क्या डाल रहे हो बेकार का, इससे तो दिमाग खराब हो रहा है, पर कोई उपाय नहीं है, इंस्टीट्यूट ने डाला है तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अ बिग इशू इन फ्रंट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कि उसको 800, 805, 810 का एंगेजमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मतलब एक्सेप्टेंस। जैसे याद है जब हम लोग क्वालिटी कंट्रोल करते हैं SQC 1, तो उसमें 6 एलिमेंट होते हैं। लेचम, लेचम का C क्या होता है, CACC, CACC का फुल फॉर्म क्लाइंट एक्सेप्टेंस, क्लाइंट कंटिन्यूएंस। तो यहाँ पे एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एक बड़ा मुद्दा है कि एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने पहले ये चेक करो, वो चेक करो। इनफैक्ट वी आर गोइंग टू रेज क्वेश्चंस ऑन द फ्रेमवर्क इटसेल्फ, क्योंकि ये सब तो स्पेशल पर्पस है। यहाँ GP फ्रेमवर्क तो लगता नहीं, जनरल पर्पस। तुम जब इतने दिन से नॉर्मल वाला ऑडिट करते हो तो उसमें एक CA क्या कभी भी GPFRF पे उंगली उठाता है क्या कि मेरे को फ्रेमवर्क चेक करना है, फ्रेमवर्क सही है कि नहीं? अरे चुपचाप फ्रेमवर्क फॉलो करो, इंडेक्स फॉलो करो, शेड्यूल 3 फॉलो करो। यहाँ पे वी आर गोइंग टू क्वेश्चन द फ्रेमवर्क इटसेल्फ कि वो जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है ना जिसके अनुसार ये बनाया जा रहा है, वो फ्रेमवर्क उचित है कि नहीं है। इज दैट फ्रेमवर्क अचीविंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर? तो वो फ्रेमवर्क को भी हम लोग को चैलेंज करना, उसको भी चेक करना है। कि वो फ्रेमवर्क जो है वो फ्रेमवर्क भी क्वेश्चनेबल है, उस पर भी सवाल उठेंगे। तो ये सब कुछ 4-5 बातें हैं जो मैंने तुम शुरू में बता दी, बिकॉज इनसे माथा ध्वस्त होगा एकदम। तो पहले से मेंटली तुम प्रिपेयर होगे कि अच्छा ऐसा भी होने जा रहा है अंदर, वरना फिर क्या होगा, घुसोगे, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, थकोगे, बाहर निकल जाओगे रिवीजन से। तो पहले से क्लियर रहना चाहिए कि भाई फ्रेमवर्क एक बहुत बड़ा झमेला है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट भी एक बहुत बड़ा इशू है कि एक्सेप्ट करें कि ना करें। नेक्स्ट, अब ये 800, 805-10 का समरी चार्ट है। पहले एक बार इसे समझ जाते हैं तीनों में फर्क क्या है। 800 इज SPFS, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना, ठीक है, दैट इज SA 800 स्पेशल पर्पस FS। 805 में दो चीजें आएंगी, अक्सर स्टूडेंट लोग एक बोलते हैं, वही गलती है। दो चीजें हैं, पहला क्या है, सिंगल FS। सिंगल FS का मतलब यू नो दैट अ कंप्लीट सेट ऑफ FS कंप्राइजेस ऑफ 5 थिंग्स, बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो, सोसी, नोट्स। सिंगल FS मतलब एक ही आइटम रहेगा FS में, शायद खाली कैश फ्लो रहेगा, दैट इज सिंगल FS। पर सर इसमें और भी एक चीज है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते, और वो है स्पेसिफिक एलिमेंट। स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब होता है नॉट अ सिंगल FS ओनली, बट एक आइटम पे सिर्फ मैं डेटर्स चेक करने आया हूं। मैं क्या चेक करने आया हूं? सिर्फ डेटर, सिर्फ क्रेडिटर, सिर्फ इन्वेंटरी, वैसा कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट। इसका मैंने बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया था जो ICI का है। इंश्योरेंस कंपनीज IBNR रिपोर्ट बना कर देती है IRDA को, तो IBNR का रिपोर्टिंग, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। 810 क्या है? समरी FS। समरी FS का मतलब होता है अब्रिज्ड FS, इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं अब्रिज्ड FS, अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट इसके ऊपर जाता है, ठीक है। पहले हिंदुस्तान में टेलीकॉम कंपनीज इसको यूज करती थी, मैंने तुम लोग को एग्जांपल भी दिखाया, आज भी दिखा दूंगा। आजकल इसका इस्तेमाल ना सिर्फ ये तुम्हारे म्यूचुअल फंड्स वाले करते हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे अलग अलग स्कीम होते हैं, तो हर स्कीम के लिए वो लोग एक अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं और उस पर आपको एक अब्रिज्ड ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है। तो ये वो वाला चीज़ है 810 समरी FS, ठीक है। तीनों के नाम में ना SFS है, तीनों के नाम में SFS है। ये है स्पेशल पर्पस SPFS, ये सिंगल FS SFS, ये है समरी FS SFS। तीनों के नाम में ही SFS SFS है, वो स्पेशल पर्पस है, वो सिंगल है, ये समरी है। ओके, नाउ
ये तीन एंगेजमेंट किसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सेम सीए को कि डिफरेंट सीए को? व्हेन आई से सेम सीए आई मीन द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। 800 और 805 में ऑप्शन है कि कंपनी सेम सीए जिससे अपना 700 वाला ऑडिट कराई है उससे 800 805 करा सकती है या एक डिफरेंट सीए को भी रख सकती है। हालांकि बेहतर रहेगा सेम सीए से कराओ, काम हल्का हो जाएगा ना। सेम सीए जो आपका है जिसने आपका जीपीएफएस का ऑडिट किया, ही हैज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, ही हैज ऑलरेडी चेक्ड सो मेनी थिंग्स एंड गैदर्ड ऑडिट एविडेंसेस, ही नोज अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द कंपनी एंड द इंटरनल कंट्रोल। तो वही आदमी अगर एसपीएफएस या सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट का करेगा तो बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो लिखा क्या मैंने, पढ़ दो जल्दी से मीत। तो आप 800 805 में सेम सीए डिफरेंट सीए को रख सकते हो, सेम सीए या डिफरेंट सीए को रख सकते हो, पर बेहतर क्या रहेगा, सेम सीए। लेकिन सर 810 में तो कंपलसरी है सेम सीए ही करेगा, आप डिफरेंट सीए को हायर नहीं करोगे। 810 में इट इज कंपलसरी टू अपॉइंट द रेगुलर स्टैट ऑडिटर, जो आपका 700 वाला ऑडिट किया वही 810 का भी करेगा। इंट्रोडक्शन था जो मैंने अभी दे दिया। इंट्रोडक्शन में ना खाली तुम लोग ये पढ़ लो, ये स्टैंडर्ड तीन चीज़ों से डील करते हैं, मतलब ये 800 805 वाले जो स्टैंडर्ड्स का रेंज चल रहा है ना अभी चैप्टर 8 में, इनमें तीन प्रखर मुद्दे आएंगे, एकदम तीन मेन मुद्दे आने वाले हैं। पहला मुद्दा क्या आएगा, सीएसीसी एक्सेप्टेंस, कि करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। दूसरा, इन एंगेजमेंट्स को अगर मैंने ले लिया तो हाउ डू आई प्लान एंड परफॉर्म, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स। एक बात तो याद रखना, the other standards will apply mutatis mutandis. On top of that, there are some special considerations to be done in 805, 800 805 वगैरह। और तीसरा चीज़ है रिपोर्ट बना के देना, पर इनकी रिपोर्ट का स्टाइल एकदम अलग होता है, वो 700 टाइप नहीं होता। और ऊपर से यहाँ पर आप इंटरनल कंट्रोल का कोई एनेक्शन नहीं देते। अरे ये सब स्पेशल एंगेजमेंट है ना, क्या यहाँ पर भी तुम्हारे रिपोर्ट के साथ कारों का एनेक्शन जाएगा क्या, इंटरनल कंट्रोल का एनेक्शन जाएगा क्या? नहीं, वो मेरा काम नहीं है। नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। ऐसे 800 अभी चालू हो गया, ऐसे 800। घुसने के पहले एक बार पटाख से लुक्स देख लो, पलटो देखो 4 पेज है। है ना, 4 पेज का है, ये पहले से एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। तो उससे पता चलता है अच्छा मैं अभी इतनी देर में जा रहा हूँ, ये मेंटली तैयार हो गया कि हाँ ये छोटा स्टैंडर्ड चलो 4 पेज का है, ओके। एक बार पहले यहाँ से हल्का फुल्का पढ़ाऊंगा, फिर मैं लास्ट पेज में ले जाऊंगा। लास्ट पेज मतलब 4 पेज के बाद, वहाँ पे मैंने कुछ नोट्स दिए हैं बहुत अच्छे हैं, वो उस पर जाएंगे। पर पहले ये डिफाइन जीपीएफएस एंड एसपीएफएस। सर जीपीएफएस इज एन एफएस विच मीट्स द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। Special purpose financial statements are financial statements which meet the specific information needs of special users। यही तो डेफिनेशन है जीपीएफएस एसपीएफएस का, ठीक है। डेफिनेशन तो पता होना चाहिए वरना एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करोगे। व्हाट इज जीपीएफएस? सर जीपीएफएस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड यूजिंग जीपी फ्रेमवर्क, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क व्हिच मीट्स द कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज अ फ्रेमवर्क व्हिच मीट्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ अ स्पेशल यूजर, ठीक है। अब इसका मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ पढ़ से तुमको, ठीक है। सारी दुनिया क्या मानती है, अक्रूवल बेसिस। हमारा कोई स्पेशल यूजर है जिसको चाहिए कैश बेसिस। सारी दुनिया कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगती है एज पर इनडायरेक्ट मेथड, हमारे स्पेशल यूजर को चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर डायरेक्ट मेथड। हो सकता है ना, तो ये सब हो गया थोड़ा डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। सारी दुनिया बैलेंस शीट में असेट्स को देखती है हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, हमारे स्पेशल यूजर को चाहिए असेट्स एट फेयर वैल्यू, अमेलगमेशन करने वाला है वो, तो उसको क्या चाहिए, फेयर वैल्यू। ये सब हो गया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बातें मैं बोलूँगा। जब आप जीपीएफएस बनाते हो तो आपको पीछे नोट्स में फंडामेंटल अजम्पशन देने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल अजम्पशन तो है कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, करेक्ट है। और जीपी फ्रेमवर्क को आप उतना डिस्क्राइब भी नहीं करते, वो सारी दुनिया जानती है। लेकिन एसपीएफएस जो बनते हैं ये तो स्पेशल फ्रेमवर्क से बने हैं ना, तो स्पेशल फ्रेमवर्क के जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है वो तो नोट्स में डिस्क्लोज होने चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर एसपीएफएस के साथ पक्का नोट्स जाएगा और उसमें स्पेशल फ्रेमवर्क पूरा डिस्क्राइब रहेगा। अगर स्पेशल फ्रेमवर्क नोट्स में डिस्क्राइब है, डोंट यू थिंक आई विल ड्रॉ अटेंशन, मैं रिपोर्ट बनाऊंगा तो आई विल ड्रॉ अटेंशन कि कृपया करके स्पेशल यूजर्स नोट्स में जो स्पेशल फ्रेमवर्क है जाके पढ़ लीजिए। अच्छा नोट्स में अटेंशन ड्रॉ करने के लिए क्या होता है, ईएमपी। यहाँ ईएमपी नहीं बोलते, यहाँ एक अलग तरह का नाम दे रखा है हमने, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या नाम,
बेस ऑफ अकाउंटिंग। नॉर्मली क्या होता है, वी वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू द नोट्स, सो हम लोग ईएमपी देते हैं, यहाँ ईएमपी नहीं बोल के एक अलग हेडिंग दे रहे हैं जो बहुत सुंदर है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि ये स्पेशल फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है। स्पेशल फ्रेमवर्क कृपया करके जाके वहाँ पे नोट्स में पढ़ लीजिए। इन सारे एफएस में जितने भी स्पेशल एफएस बन रहे हैं ना, चाहे वो सिंगल एफएस हो, चाहे स्पेसिफिक एलिमेंट हो, चाहे स्पेशल पर्पस एफएस हो, चाहे समरी एफएस हो, भाई सबके लास्ट में नोट्स तो जाएगा ही। तो अगर नोट्स में स्पेशल फ्रेमवर्क डिस्क्राइब है तो ध्यान नहीं खींचोगे क्या, यू विल कॉल इट व्हाट, बेसिस फॉर अकाउंटिंग। और एक बात याद रखना, मैं इन सारे एंगेजमेंट्स पे एक रिपोर्ट देने वाला हूँ, 800, 805, 800, इन सब में मैं एक रिपोर्ट दूंगा। उस रिपोर्ट का फॉर्मेट इन स्टैंडर्ड्स के अंदर ही लिखा है, शो यू टू यू ऑल्सो। जैसे 800 का रिपोर्ट का फॉर्मेट है, देखो ये एग्जाम्पल 1 ऐसे पूरा, ठीक है। तो इनका सबका ना अपना एक फॉर्मेट होता है रिपोर्ट का। खास बात याद रखना, इनके रिपोर्ट के फॉर्मेट में जब आप रिपोर्ट करोगे और आप नीचे अपना साइन दोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग कहीं भी साइन करते हैं ना तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कंपनी पता नहीं हमारा रिपोर्ट किस किस को बांट बूट दे। आवर रिपोर्ट वॉज इंटेंडेड फॉर ओनली द स्पेशल यूजर, पर कंपनी कल को हमारा रिपोर्ट अगर छाप के एनुअल रिपोर्ट में शेयर होल्डर्स को बांट दिया तो हम लोग इन सारे रिपोर्ट्स में ना एक पैराग्राफ जरूर डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, कि ये सबको बढ़ना नहीं चाहिए, सबके यूज का नहीं है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आर वी ओके विद दिस? ठीक है। तो मैंने ना आज की क्लास में बहुत कुछ जो मुझे बोलना था पूरा एंड तक वो मैंने अभी पहले ही बोल दिया है, ठीक है। बी केयरफुल, ओके। अच्छा, एक ना यहाँ फ्रेमवर्क का बड़ा चोचला है, बिकॉज स्पेशल फ्रेमवर्क है। तो ये लोग पूछ रहे हैं आपसे कि फ्रेमवर्क जो है वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, बिकॉज उससे ओपिनियन की भाषा तय होगी। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो आपको 2 फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफर करता है। एक, आप फ्रेमवर्क से डिपार्चर भी कर सकते हो और आप एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर भी दे सकते हो इफ इट रिजल्ट्स इन फेयर प्रेजेंटेशन। तो सर, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क इज अ वेरी नाइस फ्रेमवर्क विच गिव्स यू, ऑफर्स यू 2 फ्लेक्सिबिलिटीज। एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क वो होता है, ये देखो फटाक से, मेरे को लग रहा है मैं याद नहीं करा रहा, मैं समझाने बैठ गया, स्लो हो गया है क्या, समझ में आ रहा है ना? पता नहीं, मैं याद करते करते समझाने बैठ गया पूरा। नंबर 2, कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है? सर वो रिजिड होता है, उसमें 2 फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अच्छा, मैंने ना तुम लोगों को कहीं लिखाया होगा कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ओपिनियन की भाषा क्या होती है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ओपिनियन की भाषा क्या होती है। आई विल शो इट टू यू, आई थिंक इसके लास्ट में लिखाया होगा, आ जाओ। 3-4 पेज के बाद है यार, ये 8.8 पर है, ठीक है। बात करें, ये देखो क्या लिखा पर, मास्टर समरी स्पेशल पॉइंट्स ऑन रिपोर्टिंग, ठीक है। जब तुम 800 के ऊपर रिपोर्ट बना के देते हो तो स्पेशल पॉइंट्स क्या, पट से एकदम। नंबर 1, ओपिनियन वाली जो बात होती है वो शुरू में आएगी कि अंत में? अंत में। सर इनका स्टाइल अलग होता है, इनका एंड में जाता है ओपिनियन, ठीक है। नंबर 2, ओपिनियन पैराग्राफ के जस्ट बाद आप ना एक स्पेशल पैराग्राफ डालते हो जिसका लाल रंग में हेडिंग क्या होगा, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू द नोट्स, कि जाइए स्पेशल फ्रेमवर्क देख लीजिए। और बेस ऑफ अकाउंटिंग के अलावा और क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। तो ये नाम याद रहेगा, ये ईएमपी ओएमपी जैसा ही है, पर इसको नाम ये देते हैं जिससे और ज़्यादा समझ में आए सामने वाले को, यूज़र को। आम आदमी को ईएमपी ओएमपी समझ में आएगा क्या? उनको ये हेडिंग तो समझ में आएगा ना। तो ये ईएमपी ओएमपी का एक सब्स्टिट्यूट सूटेबल हेडिंग है, और कुछ नहीं है ये। 3 नंबर क्या है, पूरे रिपोर्ट में, क्योंकि आप तो स्पेशल फ्रेमवर्क के हिसाब से ऑडिट कर रहे हो, जो एफएस बना है वो भी स्पेशल फ्रेमवर्क, तो पूरे रिपोर्ट में बार बार चर्चा होगा कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। उसको लिखते वक्त एग्जाम्पल में ऐसा लिखा जाएगा लाल रंग में ब्रैकेट में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और द रेगुलेटर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस मतलब स्पेशल फ्रेमवर्क किसने बनाया है? अगर मेरा किसी के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कि ऐसे बनेगा, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मान लो मैं लिस्टेड विस्टेड हूँ, सेबी वगैरह ने बोला है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस मेड बाय द रेगुलेटर। तो ये रेफरेंस बार बार थ्रू आउट द ऑडिट रिपोर्ट आने वाला है। अब ये लैंग्वेज ऑफ द ओपिनियन जरा काले रंग में याद करना है। इफ इट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो सर आप बोलो ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल फ्रेमवर्क। हेलो, ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद द, आपका नहीं ना, शेयर स्पेशल फ्रेमवर्क, ठीक है। या फिर दूसरा और एक भाषा है, प्रेजेंट्स फेयरली, फेयर वर्ड है ना,
ट्रू एंड फेयर में भी फेयर है और प्रेजेंट फेयरली में भी फेयर है, याद रखना, प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स, ठीक है। अभी मैं तुमको एक खास बात और बताता हूँ जो अभी अंदर जाके भी पढ़ाऊंगा। इन दोनों में भी सर थोड़ा फर्क है, हालांकि आपके पास दो ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, ठीक है। यू कैन राइट ट्रू एंड फेयर, यू कैन राइट प्रेजेंस फेयरली इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट, पर सर इनमें से पहली वाली जो भाषा है इट गिव्स मोर अश्योरेंस, आप सीधा बोलते हो ट्रू एंड फेयर व्यू। दूसरे वाला भाषा इट गिव्स अ लिटिल लेस अश्योरेंस, प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, मतलब मटेरियल रिस्पेक्ट्स में फेयरली, इमटेरियल रिस्पेक्ट्स में फेयरली शायद नहीं है, तो ये थोड़ा सा क्वालिफिकेटरी टोन है। तो इन दो भाषा में भी ज़्यादा अच्छी भाषा कौन सी है, ऊपर वाली है। इस चीज़ के ऊपर भी एक टॉपिक आएगा 805 में अंदर जाके कि तुम ये दोगे कि ये दोगे, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप सीईओ, आपको डिसाइड करना है कि ये बोलें कि ये बोलें, ऑन व्हाट फैक्टर्स यू विल डिसाइड दैट, 3 फैक्टर्स इसके। ऊपर वाली गिव्स मोर अश्योरेंस, नीचे वाला गिव्स लेस अश्योरेंस, ठीक है, पर दोनों चलता है। अच्छा, अगर सर हमारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क का मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, वहाँ फेयर वर्ड नहीं आएगा। क्या ओपिनियन होगा? ऑरेंज, प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स, प्रिपेयर्ड है, फेयरली नहीं है। ऊपर वाला और नीचे वाला देखना, सुन लो, हमेशा मिक्सचर कर देते हैं। अरे भाई, इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट कॉमन है, पर ऊपर देख क्या लिखा है, प्रेजेंटेड, नीचे क्या लिखा, प्रिपेयर्ड। ऊपर फेयरली है, नीचे फेयरली नहीं है। बहुत बढ़िया। 5 नंबर, 5 नंबर हर जगह नहीं होता, कभी कभी होता है, ठीक है। मान लो इस कंपनी का सेम सीए से ये लोग जीपीएफएस भी करा रहे हैं और एसपीएफएस भी करा रहे हैं, तो मैं ही वो सेम सीए हूँ, मैंने जीपीएफएस में भी ऐसे 700 का रिपोर्ट दिया है और एसपीएफएस में ऐसे 800 का रिपोर्ट दिया है। तो मैं अगर चाहूँ तो अपने 800 वाले रिपोर्ट में एक रेफरेंस दे सकता हूँ ओएमपी पैराग्राफ का कि जीपीएफएस का मेरा ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो आप लोग के लिए अलग है, अगर वो आपको देखना है तो अलग जाके आप देख सकते हो, ठीक है। 5 नंबर मीत, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ग्रेट। चलो आ जाओ, स्टार्ट करें। उफ, पहला एग्जांपल ही देख लो, सबसे बेस्ट रहेगा। ये एक एग्जांपल है कंप्लायंस फ्रेमवर्क का, ठीक है। समरी देखो ऊपर, ऐसे 800 का है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। स्पेशल फ्रेमवर्क किसने बनाया? कॉन्ट्रैक्ट में बोला है, मतलब हमारा कोई एमालगमेशन टेक ओवर होने वाला है तो अक्वायरिंग कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ऐसे ऐसे आपको एक अलग से एफएस बनाना है, स्पेशल पर्पस एफएस, ठीक है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ओपिनियन की मेरी भाषा क्या रहेगी? प्रिपेयर्ड, ब्लू कलर, इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स, ठीक है। स्टार्ट होती है तुम क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अरे एसए का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। तो 800 सीरीज में तो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट ही है, बस ऑडिट ऑफ जीपीएफएस नहीं, ऑडिट ऑफ एसपीएफएस है। तो आई एम स्टिल द ऑडिटर, यू विल कॉल मी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। नंबर 2, टाइटल एड्रेसी, शेयर होल्डर तो नहीं बोल सकता, या तो बीओडी बोलूंगा या स्पेशल यूजर बोलूंगा, ठीक है। नंबर 3, एक ओपनिंग पैराग्राफ होता है जहां बताते हैं कि हमने क्या क्या ऑडिट किया है, तो इसी में वो स्पेशल फ्रेमवर्क का रेफरेंस होता है कि वी हैव ऑडिटेड द एसपीएफएस बेस्ड ऑन, हरा रंग पढ़ना, तो याद आ गया ना, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन नंबर सो एंड सो या क्लॉज नंबर सो एंड सो ऑफ द रेगुलेशन और द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जहां पे भी वो स्पेशल फ्रेमवर्क है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर मेरा ओपिनियन आ गया। ओपिनियन में देखो मैंने क्या लिखा है, हरा रंग पढ़ो, प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क गिवन इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर सो क्लॉज नंबर सो ऑफ द रेगुलेटर और कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। फिर ये ईएमपी ओएमपी का एक सब्स्टिट्यूट पैराग्राफ आपने डाल दिया, क्या हेडिंग है इसका? बेसिस फॉर अकाउंटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, ठीक है। कोई दिक्कत है? एक बार ये पढ़ लो, ओम नमः शिवाय। पढ़ लिया? ओ वही बोला होगा, वी ड्रॉ अटेंशन विदाउट मॉडिफाइंग, ये ईएमपी की तो भाषा है, पर यहाँ डोंट गिव अ हेडिंग ईएमपी ओएमपी, गिव अ डिफरेंट हेडिंग, यू कॉल इट दिस हेडिंग। अच्छा, विच हेडिंग इज मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर एन ऑर्डिनरी यूजर? ईएमपी ओएमपी की ऐसा हेडिंग। सर ये तो ज़्यादा बढ़िया है ना, बेस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन, ये ज़्यादा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इधर स्पेशल फ्रेमवर्क के, कम बैक टू पेज नंबर 8.5। ये ऐसे 800 चालू हुआ
मैंने डेफिनेशन बताया, मैंने दोनों फ्रेमवर्क बता दिए। अब उसके आगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जांपल, सर मोस्टली स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क या तो रेगुलेटरी बॉडी का बोला हुआ होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट में होगा। 3 एग्जांपल है। बैंक ने बोला है कि आप कैश बेसिस पे बनाइए, या फिर सेबी का या एसईसी का रिक्वायरमेंट है, जैसे इंडिया में सेबी होता है, अमेरिका में एसईसी बोलता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। और या फिर तीसरा, हमारा कोई टेक ओवर होने जा रहा है, मर्जर अमेलगमेशन, तो सामने वाले कंपनी ने बोला आप ऐसे से बना के दीजिए, ये है स्पेशल फ्रेमवर्क। ये देखो इस पर सवाल भी आया है एग्जाम में, तो एग्जाम्पल्स पूछते हैं कि स्पेशल फ्रेमवर्क के एग्जाम्पल दीजिए, तो 3 एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे आपको। डायलॉग, म्यूटाटिस, अबे डायलॉग, म्यूटाटिस, म्यूटेंडिस की बाकी सारे ऐसे भी यहाँ अप्लाई करेंगे, म्यूटाटिस, म्यूटेंडिस। अब आ गया ना टॉपिक, नाम पढ़ो ऊपर क्या लिखा है, लाल रंग पढ़ो, मिथ। देखो सर, as I told you, there are 3 main मुद्दास: acceptance, planning, performing and then reporting। तो एक्सेप्टिंग के ऊपर 1 पेज का ज्ञान है पूरा। देखो अगले पेज तक खोल के से दिख रहा है क्या, है ना। फिर अपना कौन सा ज्ञान चालू हो गया, प्लानिंग परफॉर्मिंग वाला, कि इसमें क्या स्पेशल आएगा। फिर अपना कौन सा ज्ञान चालू हो गया, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग वगैरह वो सब चलेगा। ओके, तो पहले एक्सेप्टिंग वाले मुद्दे पे आते हैं। अब ये एक्सेप्टिंग वाला जो पूरा टॉपिक था ये इतना बम्बू था कि इसके लिए मैंने तुमको नोट्स दिखा दिए थे। देखो यहाँ क्या लिखा चालू होते हैं, सी नोट्स बिलो 1A-B, अगले पेज में 2, 3, देख रहे हो, ये सब के लिए मैंने नोट्स दिखा दिया। तो ये नोट्स पढ़ लें हम लोग। ओके, सो इधर सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछा हूँ, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट फैक्टर्स यू विल कंसिडर व्हाइल एक्सेप्टिंग ऐसे 800 का एंगेजमेंट। कि वो लोग आपके पास आए कि जी एसपीएफएस का ऑडिट करना है, आप करेंगे क्या, तो व्हाट फैक्टर्स यू विल कंसिडर व्हाइल एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। रियलिटी में तो क्या होता है, हमारे पास जो भी काम लेके आओ हम कर देंगे, ठीक है, पर एग्जाम में ऐसे थोड़ा लिखोगे। एग्जाम में लिखोगे दीज आर द फैक्टर्स दैट आई एम गोइंग टू कंसिडर। फर्स्ट, चेक द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेमवर्क। तुम देख रहे हो फ्रेमवर्क पे उंगली उठा रहा हूं कि फ्रेमवर्क सही है कि नहीं। चेक द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फ्रेमवर्क। जीपीएफएस में कभी सुने थे सब, नहीं, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं वो भी चेक करूंगा। उसके लिए 2 बातें, नंबर 1, कंसिडर द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द स्पेशल यूजर्स, उनकी क्या ऐसी इंफॉर्मेशन नीड है जिसके लिए अलग फ्रेमवर्क चाहिए। एंड नंबर बी, फ्रेमवर्क किसने बनाया। देखो सर, अपना आईसीआई है ना, वो जीपीएफएस बनाता है, अपना आईसीआई जो है वो तो जीपी फ्रेमवर्क बनाता है, वो तो बनाता नहीं है। तो इनका बोलना है कि ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क किसने बनाया, क्या ये किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम है, मतलब आईसीआई जैसे का, तब तो अच्छा है, क्योंकि आईसीआई जैसे स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना, वो पूरा पहले एक्सपोजर ड्राफ्ट निकालते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर पब्लिक के लिए लेके आते हैं आफ्टर लॉट ऑफ डेलिबरेशन, सो इट इज ग्रेट। लेकिन अगर वो स्पेशल फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया है, सामने वाले थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड ये जिसके साथ मेरा मर्जर है वो बनाया है, तब तो सर और वो डाइसी है, गड़बड़ है। अगर स्पेशल फ्रेमवर्क रेगुलेटरी बॉडी ने बनाया तो भी मैं ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ। तो वही है, आपको 2 सवाल अपने आप से पूछने हैं कि भाई स्पेशल यूजर का ऐसा क्या इंफॉर्मेशन नीड है और क्या वो इस स्पेशल फ्रेमवर्क से पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, ठीक है। क्या ये इंफॉर्मेशन नीड्स जो स्पेशल यूजर को चाहिए वो इस फ्रेमवर्क से पूरा होगा कि ना। दूसरा, ये फ्रेमवर्क बनाया किसने। अगर किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसीआई ने बनाया या रेगुलेटरी बॉडी ने बनाया, ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल है तो कम भरोसा करूँगा। नंबर 2, if the special purpose financial reporting framework is based on law के बेसिस पे, तब तो लीगल है। हालांकि इनका तो ऐसा भी बोलना है कि लॉ ने भी अगर स्पेशल फ्रेमवर्क बोला है तो क्या हुआ, हम उसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा तक स्वैग है इनका। पर ऑब्वियसली लॉ अगर कोई स्पेशल फ्रेमवर्क बोल रहा है तो आप उसमें ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको 2 बातों का ख्याल रखना है कि क्या लॉ वाले स्पेशल फ्रेमवर्क में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स दे के उसको और बेहतर बनाया जा सकता है क्या। नंबर ए पढ़ो, क्या हम लोग कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स मतलब अपने जनरल पर्पस वाले में ही कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देके उसको एसपीएफआरएफ के हिसाब से बना सकते हैं क्या, ऐसा है क्या, चेक करो। एंड नंबर बी, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, ठीक है, हर जगह रेफर करना पड़ता है, ठीक है, कि ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है ये जीपी फ्रेमवर्क से अलग है, इसमें ये चेंजेस है, वो पूरा डिस्क्राइब होना चाहिए। थर्ड, इफ एसपीएफआरएफ इज बेस्ड ऑन, सबसे खतरनाक, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट।
स्पेशल फ्रेमवर्क किसने बनाया है? टेक ओवर करने वाली कंपनी ने बनाया, तो और ही डाइसी है। वहां पे भी आपको दो चीज चेक करना है। नंबर वन, मान लो एक्स लिमिटेड जो मेरे क्लाइंट का टेक ओवर करने वाला है, उन्होंने बोला ये फ्रेमवर्क ऐसा करना है, तो मुझे देखना है कि क्या उनके बताए हुए फ्रेमवर्क में लगभग वही सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो जनरल फ्रेमवर्क में होते हैं कि नहीं, वेदर दे आर द सेम फ्रेम एट्रीब्यूट्स एज जीपीएफआरएफ, देन इट इज मोर एक्सेप्टेबल। एंड नंबर टू, इट डिपेंड्स ऑन माय पीजे, प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है ना, तो 1 2 3 वाला पूरा हो गया। ओके, ये देखो एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, जैसे मान लो कि सामने वाले जो टेक ओवर करने वाली कंपनी, उन्होंने बोला पीबीडीडी 5% नहीं 40% बनाओ, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे देखना है सही है कि नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन माय प्रोफेशनल जजमेंट। वेरी गुड। अब आ गए हम लोग प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग में। क्या ये सब स्पेशल एंगेजमेंट में एथिक्स लगता है क्या? हाँ, एथिक्स के 5 पॉइंट कौन बताएगा, तुम बताओ। अरे एथिक्स का 5 पॉइंट भाई इंटर का स्टूडेंट लोग जानता है। अरे वही इंटेग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाला। हाँ अब बोल, अब क्या पांचों बोलूंगा? अबे क्या हो गया तेरे को? कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर। सच्ची में हाइट्स है, तो इनको एथिकल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना है कि नहीं करना है? करना है ना। ये देखो, पहले से मैं एक बार लुक्स दे देता हूँ, ये एक पेज का है। प्लानिंग परफॉर्मिंग वाले केस में भी आपको देखना है कि भाई जो बाकी स्टैंडर्ड्स है वे मुटाटिस मुटांडिस लगे। एथिक्स रिक्वायरमेंट कौन से स्टैंडर्ड की होती है? 200, तो यहाँ पे भी 200 लगेगा, तो 200 का जो एथिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। इधर एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करो, ऑल द स्टैंडर्ड्स दैट आर रेलेवेंट वो देख करो। अगर गोइंग कंसर्न का इशू है वो भी चेक करना पड़ेगा। अगर डिपार्चर कर रहे हो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से, मतलब आप कर रहे हो, आपका फुल फॉर्म, तो वो हो सकता है यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसेस करना पड़े। ठीक है, अच्छा मटेरियलिटी अलग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? जस्ट लुक एट द बोर्ड। जो जीपीएफएस में मटेरियलिटी निकली थी और जो एसपीएफएस में डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? सर मटेरियलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन माय पीजे, कितना परसेंट लेना है पीजे, बेंचमार्क में क्या लेना है पीजे। तो मटेरियलिटी दोनों का सेम तो नहीं हो सकता। अच्छा वैसे ही 320 में 2 मटेरियलिटी था, एक एम और एक पीएम, मटेरियली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। लेकिन 450 में एक और मटेरियलिटी होता है सीटीटी, क्लियरली ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, मतलब इतने मिस स्टेटमेंट को अपने मिस स्टेटमेंट मानते नहीं, इग्नोर कर देते हैं, है ना, क्लीन ओपिनियन दे देते हैं। तो सीटीटी जो जीपीएफएस में होगा और सीटीटी जो एसपीएफएस में होगा सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा सर। ये पढ़ो, सीटीटी का फुल फॉर्म, ये 450 वाली मटेरियलिटी होती है ना, तो डिफरेंट हो सकती है ना। हो सकता है फॉर एग्जांपल कि कंपनी और टेक ओवर वाली कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, यार 5 लाख तक के मिस स्टेटमेंट को इग्नोर मार देना, तो यानी ये लोग ने अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड कर लिया कि सीटीटी कितना होगा, है ना, 5 लाख के नीचे के मिस स्टेटमेंट को छोड़ देना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर उन्होंने सीटीटी डाल दिया तो मैं भी वही मानूंगा। मैं सीटीटी भी 2 लाख भी ले सकता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं सेम लूँ। बोलता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई सीटीटी है भी कि इतना के नीचे का मिसस्टेटमेंट छोड़ दो, तो दैट डज नॉट रिलीव मी फ्रॉम माय, तुम तो जानते हो इनका भाषा, इट नथिंग रिलीव्स मी ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी रहेगी कि मैं सीटीटी अलग से डिटरमाइन करूं, इसीलिए 2 लास्ट 1 2। ठीक है, अच्छा 260 की रिक्वायरमेंट क्या होती है? टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन, आपसी बात है। जो टीसीडब्ल्यूजी का काम जीपीएफएस को ओवरसी करना, उसका काम एसपीएफएस को ओवरसी करना जरूरी तो नहीं है ना। तो हो सकता है यहाँ टीसीडब्ल्यूजी चेंज हो जाए, द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एसपीएफएस में भी डिफरेंट, और उनसे जो कम्युनिकेट करना वो भी डिफरेंट हो सकता है। उनसे आपसी बातें नहीं, कुछ और बातें डिस्कस करनी हो, कम्युनिकेट करनी हो, तो वो मुझे डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एसपीएफएस, और उनके साथ क्या कम्युनिकेशन मुझे करना चाहिए। 700 फॉर्मिंग रिपोर्ट, सर वो तो पूरा अलग है, इनका 700 वाला स्टाइल है ही नहीं। अब रिपोर्टिंग कैसे होगा वो तो मैं पढ़ा दिया, उसी के लिए तो मास्टर समरी देखो यहाँ पे टिक टिक है खाली, मास्टर समरी नेक्स्ट पेज में ड्रॉ किया है, और एक एग्जांपल भी अपने देख के आए हैं ना। ठीक है, जो भी यहाँ लिखा है एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, इधर एक बार देख लो, ये भी फिर मैं बता देता हूँ। अलर्टिंग द रीडर्स, इट इज माई ड्यूटी टू अलर्ट द रीडर्स कि माई स्पेशल रिपोर्ट इज नॉट फॉर एवरीबडी। बोला वाई आर यू अलर्टिंग? हो सकता है ना कि ये स्पेशल पर्पस एफएस सेबी के बोलने पे बनाओ और ये कंपनी अपने वेबसाइट पे डाले, और कंपनी अगर अपने वेबसाइट में डालेगी देन तो इट इज अवेलेबल टू जनरल पब्लिक।
दैट इज वाई मैं अपने रिपोर्ट में केयरफुली लिख देता हूं कि रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, कि अगर आपके हाथ में लग भी गया पर आप वो स्पेसिफाइड यूजर नहीं हो तो कृपया करके इसको पढ़ो नहीं, वरना कांड हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत है? एक बात ये हो गया सबका, ठीक है। अच्छा एक बात मैं अगले स्टैंडर्ड में जाने वाला हूँ, उसके पहले तुमको समझा देता हूँ। कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एफएस अगर एक डिफरेंट फ्रेमवर्क से बना है या शॉर्ट में बना है तो उसमें इस तरह का वार्निंग रहना चाहिए कि नहीं, बेसिस फॉर अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज रहना चाहिए ना, कि भाई रीडिंग दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग दैट, ये अलग चीज है वो अलग चीज है। जो जनरल यूजर्स हैं वो कृपया इसको पढ़ें नहीं, वरना पूरा इंफॉर्मेशन गलत बैठ जाएगा खोपड़ी में, ये तो होना चाहिए ना भाई। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गया मैं, क्या नाम है, 805। ठीक है, 805 में ये एकदम याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, मैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करता हूँ। ओके कंटिन्यू करते हैं। ऐसे 805। अच्छा स्टार्ट करने वाले बार लुक्स देख लो पलट के, 7 पेजेस है आई थिंक सो, है ना, तो एक अंदाजा हो गया कि ओ थोड़ा बड़ा है उससे सर, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान आएगा। ओके नाउ 805 में हमेशा याद रखना इसमें 2 चीजें कवर होती हैं, या तो सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट। सिंगल एफएस का मतलब होता है नॉट अ कंप्लीट सेट ऑफ एफएस बट ओनली वन आइटम ऑफ एफएस, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट। ज्यादातर एग्जांपल किसका आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आएगा, या इनकम एक्सपेंडिचर का आ सकता है, पीएल के बदले इनकम एक्सपेंडिचर, तो सिंगल एफएस। सिंगल एफएस दोगे तो भी उसके साथ डिस्क्लोजर जाएंगे, स्पेसिफिक एलिमेंट दोगे तो भी उसके साथ डिस्क्लोजर जाएंगे। ये डिस्क्लोजर वाली बात भूलना नहीं है। नीचे आओ, सर अगर ये सिंगल एफएस जीपी फ्रेमवर्क से बना है तब तो सिर्फ ऐसे 805 जो मैं पढ़ा रहा हूं विल अप्लाई। अगर ये स्पेशल फ्रेमवर्क से बना है तब तो 800 भी लगेगा स्पेशल फ्रेमवर्क वाला और 805 भी लगेगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था, ये पता होना चाहिए। ठीक है, दिस सिंगल एफएस का मतलब ब्रांच अकाउंट्स नहीं होता है। इन्होंने बोला जो हम लोग ग्रुप कंपनी का अकाउंट्स बनाते हैं ना, कंसोलिडेटेड एफएस, सब्सिडियरी का अकाउंट्स, तो सब्सिडियरी के एफएस को आप सिंगल एफएस नहीं बोलते। वैसे ही अगर एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांच और ब्रांच अकाउंट्स हो रहा है, ब्रांच और हो रहा है, तो उसको भी सिंगल एफएस नहीं बोलते। उनके लिए ऐसे 600 है, उनके लिए ये 805 नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या सर, यहां पे भी 3 खंड आएंगे, एक्सेप्टेंस, प्लान, परफॉर्म एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इन द स्टैंडर्ड ब्लू कलर जब भी 805 पढ़ो और यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है एफएस एफएस एफएस, तो उसका मतलब है सिंगल एफएस, नॉट कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। सिंगल एफएस मतलब एक एफएस एलिमेंट। ओके, सिंगल एफएस का पहला हेडिंग क्या है, व्हाट इज सिंगल एफएस? एग्जांपल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओनली कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओनली इनकम एक्सपेंडिचर, ओनली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बैलेंस शीट के बदले क्या बोलोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये सब हो गया सिंगल एफएस के एग्जांपल। और स्पेसिफिक एलिमेंट का एग्जांपल दो, बढ़िया एग्जांपल किया था आईबीएनआर रिपोर्टिंग। आईबीएनआर रिपोर्टिंग क्या होता है, 31 मार्च को एक इंश्योरेंस कंपनी जब खड़ी है, उसको मालूम है कि पिछले 10-15 दिन में मेरे बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनको लॉस इनकर हुआ होगा पर उन्होंने अभी तक क्लेम जमा नहीं किया, जो अगले साल करेंगे, पर वो है क्लेम इसी साल का। तो ये वो लोग एक्चुअरी से, किससे, एक्चुअरी से एस्टिमेशन बेसिस पे निकलवाते हैं कि ऐसे कितने क्लेम्स होंगे हाइपोथेटिकली जो लॉस हो चुका है शेयर होल्डर नहीं, पॉलिसी होल्डर को, पर अभी तक उसने क्लेम नहीं किया है। इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, लॉस इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, आईबीएनआर रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट का एग्जांपल है। आईसीआई ने तुम्हारे लिए स्पेसिफिक एलिमेंट का भर के एग्जांपल दिया है। प्लीज रीड द ब्रैकेट, डेटर्स, पीबीडीडी, पेंशन प्लान, intangible assets, IBNR, private pension plan, net tangible assets, lease property, lease disbursements, employee bonuses, ये सब एग्जाम्पल है किसके, स्पेसिफिक एलिमेंट्स के। स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ भी डिस्क्लोजर जाएगा। ओके, अब आ गए इस पे, एक्सेप्टिंग ऑफ द एंगेजमेंट। इसका वाला जो एक्सेप्टिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्वेश्चंस भी है। ठीक है, इसके एक्सेप्टिंग में ये जो पहला वाला डब्बा है ये तो बकवास है। इसमें ये बोला हुआ है कि अगर मैं सेम सीए नहीं हूं जिसने कंपनी का जीपीएफएस का ऑडिट किया है, तब 805 वाला एंगेजमेंट मुझे लेना चाहिए, तभी जब वो प्रैक्टिकेबल हो, वरना मुझे नहीं लेना चाहिए। तो एक ही लाइन इसमें काम का है, प्रैक्टिकेबल, पर ये बेकार है। इससे बढ़िया आंसर अगले पेज में मिलेगा, ये रहा 1 2 3। बोलता है जनरली
अगर मैं एक डिफरेंट सीए हूं ना, मतलब सेम सीए से नहीं करवा रहे हैं, तो मेरे लिए मुश्किल है, 3 मुश्किल है। नंबर 1, आई डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एनवायरनमेंट। नंबर 2, आई डोंट हैव एविडेंस अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। एंड नंबर 3, मुझे 805 में जो सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट्स है उनका पूरा अलग से सारा एविडेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे लगता है कि 805 में, जैसे मान लो कंपनी ने अपना नॉर्मल ऑडिट किसी दूसरे सीए से कराया और तुम्हारे पास आके खाली बोल रहे कि भाई 805 कर दो, तो तुम बोलोगे यार इसमें तो बांस हो जाएगा मेरा, बिकॉज 805 में भले ही आइटम कम हो, सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट, पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, एविडेंस सारा करना पड़ेगा। अगर तुमको लगता है कि द स्कोप ऑफ वर्क इज ह्यूमंगस, तब क्लाइंट को बोल दो एक काम कीजिए, आप मुझसे 805 मत कराइए, आप मुझसे 4400 करा लीजिए। क्या करा लीजिए? 4400 वाला जो एंगेजमेंट होता है ना, वो AUP होता है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। वहां पे ओपिनियन नहीं देते, जैसा प्रोसीजर बोलोगे वैसा कर देंगे, दी एंड। प्रोसीजर एंड रिजल्ट्स, रॉफ, ROFF, रॉफ। हाँ बोलो, रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। तो वहां पे बस प्रोसीजर करना है, एविडेंस बताना है, उतना मेहनत नहीं करना है। तो क्लाइंट को मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, देखो अगर मुझे लगता है कि द वर्क इज डिसप्रोपोर्शनेट, कि मुझसे आपने रेगुलर ऑडिट तो कराया नहीं, आप ये करा रहे हो, डिसप्रोपोर्शनेट वर्क है ना, तब फिर मैं क्लाइंट को बोलूंगा प्लीज अगर आप लोगों को समझ में आता है तो 805 मत करा के आप मुझसे 4400 करा लीजिए, बिकॉज 805 में ओपिनियन देना है, 4400 में ओपिनियन देना नहीं है। इस पर क्वेश्चन थे ना क्वेश्चन बैंक में, बढ़िया है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा देखो क्या लिखा है मैंने सुंदर से, सुपर बकवास, मतलब काम का नहीं है। इधर अब प्लानिंग परफॉर्मिंग की बात हो रही है कि जब आप सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करोगे तो व्हाट स्पेशल पॉइंट्स यू विल कंसीडर इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग। देखो ये छोटा टॉपिक है ना, अरे यार देखो ये छोटा टॉपिक है ना, यहीं पे चालू यहीं पे खत्म हो रहा है, हाफ पेज का है, नीचे देखो ना खत्म है ना, छोटा टॉपिक है। इसको पढ़ते हो तो याद रखना, कभी भी एफएस वर्ड आए तो उसका मतलब क्या है? सिंगल एफएस। सबसे पहली बात है 805 वाला ऑडिट करते वक्त भी म्यूटेटिस म्यूटेंटिस का डायलॉग लगेगा, ऑल द स्टैंडर्ड्स 200 700 अडैप्ट देम इन दिस एंगेजमेंट एज नेसेसरी। नंबर 2, अच्छा मान लो मैं सेम सीए हूं, सेम सीए जिसने नॉर्मल ऑडिट किया है इस कंपनी का और वो 805 भी कर रहा है, तब सेम ऑडिट, अगर सेम सीए ऑडिट कर रहा है तो मैंने जीपीएफएस के ऑडिट में जितने भी एविडेंस ऑब्टेन किए क्या मैं यूज करता हूं? तुम जानते हो आईसीए का आंसर कैसा होता है? यस बट यू विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल एंड वैसा, ठीक है। Yes, I can use that evidence. However, मुझे 805 में जो एक्स्ट्रा प्रोसेस बोले हुए वो सब तो करने पड़ेंगे। इनका yes के बाद एक however आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब तुम अगर एग्जाम में AIR 1 भी ले आए और आईसीए का प्रेसिडेंट तुमको ट्रॉफी पकड़ा रहा है, ये स्टूडेंट AIR 1 लाया है, however ऐसे बहुत सारे AIR 1 पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, मतलब एक however जरूर है ना, जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट चेक करने बोल रहे हो तो और दिक्कत है, बिकॉज हो सकता है कि वो जो स्पेसिफिक आइटम है उसके साथ एक इंटर रिलेटेड आइटम है वो भी चेक करना पड़े। आप मेरे को बोलो डेटर्स चेक करो, कैन आई चेक डेटर्स विदाउट चेकिंग सेल्स? तो मेरे काम का स्कोप बड़ा हो गया, इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड आइटम्स। डेटर करने बोलोगे तो सेल भी भाई करना पड़ेगा, एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट। अच्छा, मटेरियलिटी अलग आएगा कि नहीं आएगा? कंप्लीट एफएस का मटेरियलिटी और सिंगल एफएस का मटेरियलिटी कौन सा छोटा होगा? सिंगल एफएस वाला ना, बिकॉज सिंगल एफएस में स्टूडेंट लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, वो मैं दूर कर देता हूँ। वो सोचते हैं कंप्लीट एफएस बड़ा होता है तो बड़े की मटेरियलिटी बड़ी, सिंगल एफएस छोटा है तो छोटे। ऐसा नहीं है, ये कौन सा अपना केला बेच रहे हो क्या? ये वो यूनिटरी मेथड नहीं लग रहा है। यहाँ पे बात ये है, मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस। कंप्लीट एफएस जो बनता है वो जनरल यूजर्स के लिए होता है, उनकी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट की लेवल हाई है। ये सब एंगेजमेंट स्पेशल पर्पस यूजर के लिए हो रहा है, जिसके लिए जरा सा मिसस्टेटमेंट भी मैटर करता है, उसकी टॉलरेंस कम है, इसीलिए मटेरियलिटी कम है, नॉट बिकॉज कि ये साइज में छोटा है वो साइज में बड़ा है, ठीक है। सर ओपिनियन का रिपोर्टिंग का फॉर्मेट आ गया बवाल एकदम। इधर देखो, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से 2 भाषाएं चलती हैं, एक होती है इधर ट्रू एंड फेयर व्यू और दूसरी होती है प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। विच वन गिव्स मोर अश्योरेंस, विच वन गिव्स लेस अश्योरेंस? तो इसके ऊपर भी 3 प्रश्न अपने आप से पूछो, अपना पीजे लगाओ और सोचो कि मैं ये बोलूं कि मैं वो बोलूं, ठीक है। कौन सी 3 बातें? ये देखो इधर, ये रहे 3 बातें। तुम अपने आप से 3 बातें पूछोगे। ऑडिट इज अ फैक्ट्री ऑफ फैक्टर्स, सो यू शुड कंसिडर दीज 3 फैक्टर्स टू मेक अ प्रोफेशनल जजमेंट कि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू बोलना चाहिए कि प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट बोलना चाहिए। नंबर 1,
जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके उसको बनाया गया है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके उसको बनाया गया है, वाज दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मेड बाय द आईसीआई थिंकिंग इन माइंड जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, थिंकिंग इन माइंड कंप्लीट सेट ऑफ एफएस? क्योंकि आईसीआई नॉर्मली जो भी इंड एस बनाता है या कुछ भी बनाता है वो कंप्लीट एफएस सोच के बनाता है। तो अगर स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट एफएस को सोच के फ्रेमवर्क बनाया था और उस फ्रेमवर्क से आप सिंगल एफएस बना रहे हो तो वो फिर मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है, वो फिर क्या हो सकता है, मिसलीडिंग, ठीक है। सेकंड, वेदर द सिंगल एफएस और द स्पेसिफिक एलिमेंट इंक्लूड्स रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर चाहिए। एंड थर्ड, क्या कुछ और एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दे के काम बन सकता है क्या, उसको नॉट मिसलीडिंग बनाया जा सकता है क्या? तो अगर ये सब चीजें हैं कि भाई उसमें जैसे स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्लीट एफएस के लिए बनाया था, सिंगल एफएस में भी अप्लाई कर सकता है, डिस्क्लोजर्स दिए हुए हैं और अच्छे डिस्क्लोजर्स है जिससे वो मिसलीडिंग नहीं है, तब मैं एकदम कॉन्फिडेंटली बोलूंगा ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। पर अगर मुझे यहाँ पे हिला हुआ महसूस हो रहा है तब मैं बोलूंगा प्रेजेंट्स फेयरली नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स, ठीक है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भाषा क्या होती है उधर, प्रिपेयर्ड, फेयरली तो है नहीं, प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करके बन रहा है हो सकता है ना कि वो इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली कंप्लीट एफएस के लिए बनाया हो, जैसे पढ़ो इधर, ये लाल रंग पढ़ो, करेक्ट है कि नहीं है? आईसीआई ने जो भी ये सब बनाया जो हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस में, ये उन्होंने कंप्लीट एफएस के एंगल से बनाया ना, सिंगल के हिसाब से नहीं बनाया। तो जो चीज कंप्लीट को सोच के बनी है अगर उसको यूज करके आप एक सिंगल बना रहे हो तो वो एक मिसलीडिंग हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माय पीजे, प्रोफेशनल जजमेंट। अब रिपोर्टिंग पे आ गए सर, इसका रिपोर्टिंग का स्टाइल, पेज नंबर 8.13, ठीक है। इसकी रिपोर्टिंग को लेके ना मैंने कुछ बहुत अच्छा बनाया है, आई विल शो इट टू यू, ध्यान से। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका मैं। जीपीएफएस एक सेपरेट एंगेजमेंट है, सिंगल एफएस एक सेपरेट एंगेजमेंट है। तो दोनों के लिए मैं एक ही रिपोर्ट देता हूँ कि दो अलग अलग रिपोर्ट देता हूँ, दो अलग अलग। एक ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700 वाला होगा और दूसरा ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 805 वाला होगा। इन्होंने बोला अडेप्ट ऐसे 700 इज नेसेसरी, ये बात तो बेकार है बिकॉज इनका रिपोर्टिंग का स्टाइल ही अलग होता है। इधर पॉइंट नंबर 2, ऊपर हाथ का लिखा पढ़ो, जीपीएफएस अलग है, सिंगल एफएस अलग है, तो दोनों की रिपोर्ट्स भी अलग होगा, दोनों एंगेजमेंट भी अलग है। 3 नंबर खतरनाक, सर मान लीजिए, ऐसा रेयरली होता है पर मान लीजिए कि जीपीएफएस वाला जो कंप्लीट एफएस है और सिंगल एफएस ये दोनों एक साथ एक ही एनुअल रिपोर्ट में डाले जा रहे हैं, तो ये तो टेंशन है ना। अच्छा, मैंने इन दोनों के ऊपर दो अलग अलग रिपोर्ट दी है, मुझे यहाँ पे 2-3 काम करना है। नंबर 1, अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है दैट द सिंगल एफएस और द स्पेसिफिक एलिमेंट वाला डेटा इज बीइंग गिवन टुगेदर विद द कंप्लीट जीपीएफएस वाला डेटा, तो सबसे पहले तो मैं 2 रिपोर्ट बनाऊंगा, दोनों पे अलग अलग, और मैं अपने रिपोर्ट में एक ओएमपी डाल सकता हूं कि नहीं कि भाई जीपीएफएस वाला रिपोर्ट अलग है, आप देख लीजिए वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, मैं मैनेजमेंट को बोलूंगा कि ये दोनों डेटा को एकदम डिफरेंशिएट करके अलग अलग दिखाओ। ऐसा नहीं लगना चाहिए आम आदमी को कि सिंगल एफएस इज अ पार्ट ऑफ जीपीएफएस, इसको अलग करके पूरा दिखाओ। अगर वो लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं आई विल विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, आई विल नॉट गिव माई रिपोर्ट, मैं अपनी 805 वाली रिपोर्ट विथ होल्ड कर लूंगा, ठीक है। ये खतरनाक पॉइंट है कि अगर मान लो मैनेजमेंट ने डिफरेंशिएट करने से मना कर दिया, पढ़ के लग रहा है कि दोनों मिक्स्ड है, और मैं बोल रहा हूँ अलग अलग दिखाओ, भाई नहीं दिखा रहे अलग अलग, सेपरेटली नहीं दिखा रहे। मतलब आज एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंटेंट्स में आप सेपरेट सेपरेट दिखा सकते हो कि नहीं? जैसे एनुअल रिपोर्ट में स्टैंडर्ड एफएस अलग होता है, कंसोलिडेटेड अलग होता है, वैसे अलग अलग दिखाओ, डिफरेंशिएट नहीं करे, मिक्स कर रखे हैं। मैं बोल दिया, नहीं मान रहे हैं, मैं बोलूंगा कि मैं आपको रिपोर्ट ही नहीं दूंगा। कौन सी वाली रिपोर्ट नहीं दूंगा? 805 वाली रिपोर्ट ही हाथ में हैंडओवर नहीं करूंगा। ग्रीन पढ़ो तो, मेरे हाथ का लिखा हुआ दिख रहा है बगल में, ठीक है। नेक्स्ट,
इसके लिए मैंने एक बहुत सुंदर राइटअप बनाया है, अगले पेज में जाएंगे, पर पहले एक बार हल्का सा बता देता हूँ ध्यान से। मान लो कि मैं सेम सीए हूँ और जो मेरा मेन वाला ऑडिट रिपोर्ट है ना जीपीएफएस वाला, उसमें मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है क्यूओडीओ। तो सिंगल एफएस वाले में मैं क्या दूं, मॉडिफाइड की क्लीन? बोलता है मेरी मर्जी, माई चॉइस माई डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। अच्छा, क्यूओ एओडीओ में से ज्यादा तबाही वाला कौन सा है? एओडीओ। एओडीओ मतलब मटेरियल परवेसिव। एओडीओ में आपको केयरफुल होना है, ठीक है। लुक एट द बोर्ड। मान लो कि मेरा जो वो कंप्लीट एफएस है ना, क्या कंप्लीट एफएस, उसका भी मैंने ऑडिट किया है जीपीएफएस वाला। उसमें मैंने क्या दिया है? एमओ नहीं, क्या दिया है? खतरनाक वाला। एओडीओ खतरनाक है, परवेजिव वाला, ठीक है। एओडीओ दिया है मटेरियल एंड परवेजिव। इन दैट केस व्हाट विल आई डू? सर ये 805 दो चीज के बारे में है ना। पहला चीज क्या है? सिंगल एफएस। अगर मैंने अपने जीपीएफएस वाले में एओडीओ दिया है तो मैं अपने सिंगल एफएस में फिर क्लीन ओपिनियन नहीं दे सकता। कुछ भी दूंगा पर क्लीन नहीं दूंगा। नॉट यूओ, सम काइंड ऑफ एमओ। आई एम नॉट सेइंग कि वहां एओडीओ तो यहां भी एओडीओ, पर यहां क्लीन तो आप नहीं दे सकते, बिकॉज अ सिंगल एफएस इज डीम्ड टू बी अ मेजर पोर्शन ऑफ एफएस। अ सिंगल एफएस इज डीम्ड टू बी अ रेड कलर, अ मेजर पोर्शन ऑफ एफएस। तो अगर वो एओडीओ है तो ये फिर यूओ तो नहीं हो सकता, ये एमओ रहेगा, क्यूओ एओडीओ कुछ भी। लेकिन सर मान लीजिए 805 तो एक और चीज के ऊपर है, वो दूसरा चीज क्या है? काला रंग पड़ गया यार, स्पेसिफिक एलिमेंट। हो सकता है कि मैंने मेन ऑडिट रिपोर्ट में एओडीओ दिया है, पर जो स्पेसिफिक एलिमेंट मैं चेक कर रहा हूं शायद वो सही हो। उस मतलब मैं खाली डेटा चेक कर रहा हूं, मैं खाली इन्वेंट्री चेक कर रहा हूं, हो सकता वो सही हो, तो वहां देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं ये दे दूं यूओ। लेकिन उसके लिए 3 कंडीशन है। पीपीएम, व्हाट आर द 3 कंडीशंस? इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इट इज नॉट पब्लिश टुगेदर, मतलब वो जीपीएफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट साथ में पब्लिश नहीं हो रहा है एक ही डॉक्यूमेंट में, एंड लास्ट द स्पेसिफिक एलिमेंट इज नॉट अ मेजर पोर्शन ऑफ द एफएस। पब्लिश टुगेदर, प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड मेजर पोर्शन ऑफ एफएस, ये 3 चीज अगर नहीं है, केस 1, अगर वो स्पेसिफिक एलिमेंट केस 1 पीपीएम नहीं है तो मैं शायद इसमें यूओ दे सकता हूं। लेकिन अगर स्पेसिफिक एलिमेंट पी है या एम है, मतलब पब्लिश टुगेदर विद जीपीएफएस, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ कि उसमें आप क्लीन नहीं दे सकते, या फिर इट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ द एफएस, जैसे मान लो डेटर्स है और डेटर्स जो है वो 40% ऑफ द टोटल असेट्स है, तब तो मेजर हो गया। तो पी या एम है तब फिर इसमें भी यूओ नहीं दे सकते, क्या देना पड़ेगा? एमओ, ठीक है। ये पूरी जो ज्ञान है ना, यही वाली यहां पर लिखी है। पॉइंट नंबर 2, अगर एओडीओ दिया है मैंने तो एओडीओ अगर मैंने मेन रिपोर्ट में अपने दिया है जीपीएफएस वाले में, तो सिंगल एफएस वाले में फिर मैं क्लीन नहीं दे सकता, ठीक है। स्पेसिफिक एलिमेंट वाले में मैं क्लीन दे सकता हूं प्रोवाइडेड पीपीएम नहीं है, नॉट पीपीएम। इस पे क्वेश्चन भी था ना, ये देखो क्वेश्चन। आपने अपने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे एडवर्स ओपिनियन दिया है, अब आप डेटर्स की ऑडिट कर रहे हो, क्या डेटर्स में आप यूओ दे सकते हो? क्या यस इफ नॉट पीपीएम, मतलब नॉट पब्लिश टुगेदर, नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, नॉट अ मेजर पोर्शन ऑफ एफएस, ठीक है। सिंगल एफएस के केस में यूओ अलाउड ही नहीं है, बिकॉज सिंगल एफएस इज डीम्ड टू बी अ मेजर पोर्शन ऑफ एफएस, तो अगर वहां एओडीओ तो यहां एमओ रहेगा ही रहेगा। ये यार एक ऑरेंज डब्बा है, ये बड़ा रेयर केस है, ये होता नहीं है। इन्होंने बोला कि जो आपका कंप्लीट सेट ऑफ एफएस है ना, ये जस्ट उदाहरण के लिए उन्होंने बोला, जबकि ऐसा होता नहीं है। बोला कंप्लीट सेट ऑफ एफएस में आपने पार्शियल डिस्क्लेमर दिया है। मान लो कि आपको ना ऑपरेशंस और कैश फ्लो के एविडेंस नहीं मिल रहे, तो आपने पीएल और कैश फ्लो स्टेटमेंट पर डिस्क्लेमर दे दिया, पर आपको स्टेट ऑफ अफेयर्स का एविडेंस मिल गया, तो उस पर आपने यूओ दे दिया। इट इज इम्पॉसिबल। कारण क्या है? इन एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट सेट ऑफ एफएस आप अलग अलग आइटम पे अलग अलग ओपिनियन नहीं देते, आप एक ही ओपिनियन देते हो। मेरा बात समझो, जब मैं कंप्लीट सेट ऑफ एफएस को ऑडिट करता हूं तो मैं तो एक ही ओपिनियन देता हूं ना, मैं बैलेंस शीट पे अलग, पीएल पे अलग, कैश फ्लो पे थोड़ा देता हूं। तो ये बड़ा एक अजीब सा एग्जांपल है कि उन्होंने दिया है इसको। मैंने ये बोला था कि बहुत रेयर चीज है, इसको एक बार पता होना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ है, पर इसको ज्यादा सीरियसली लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम अपने ऑडिट रिपोर्ट में, नॉर्मल कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में 3-4 ओपिनियन देते हो क्या? पीएल पे अलग, बीएस पे अलग, कैश फ्लो पे अलग, फिर तो इसको ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। पढ़ो क्या लिखा।
सब लिखा दिया, सब बता दिया, फिर भी स्टूडेंट इसको देख के वही चालू हो जाता है उसका 2 + 2 4। हर जगह 2 + 2 4 नहीं लगता ना। ये 5 नंबर देख लो, नाम पढ़ो। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि सर बाकी स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे आपको लगाने चाहिए, म्यूटाटिस म्यूटांडिस 230 450 तो लगेगा यहाँ पे भी। वो खत्म हो गया, वाह। कम टू 810। अच्छा 810 के लिए ना आई विल शो यू अ वेरी गुड एग्जांपल, पर पहले थोड़ा यहाँ से पढ़ा लूँ, फिर मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, बहुत सुंदर है, उससे पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। पलट के देखो तो 8 पेज है शायद, कितना है? कितना पेज है? 7-8 पेज का हुआ ना, मतलब बड़ा है। ओके इसका ना शुरू का जो 4-5 पेज है दैट्स गुड, दैट्स अ गुड ज्ञान फॉर एग्जाम। लास्ट का 2 पेज ना टाइम पास है, बेकार है वो, ठीक है। ये मैं रिवीजन में बता रहा हूँ, क्लास के अंदर नहीं, क्लास में तो सभी पढ़ना पड़ता है अपने को, ये भी क्योंकि ये रिवीजन डायरेक्टली एग्जाम पर्पस के लिए, इसलिए बता देता हूँ मैं। 810 का सीन ऐसा है कि समझने के लिए टेलीकॉम कंपनी का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया रहेगा, पर आजकल वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। 2018 तक लास्ट फॉलो हुआ था, 2018 में उसके बाद फॉलो नहीं हुआ था। आई जस्ट शो यू अ ग्लिम्स ऑफ इट। कहाँ गया मेरे को याद ही नहीं है। ये देखो आप, एयरटेल कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में 2018-19 की रिपोर्ट है, नाम क्या पढ़ो तो अब्रिज एनुअल रिपोर्ट, जिसको आप समरी बोल रहे हो उसको अब्रिज बोलते हैं। अब्रिज प्रोस्पेक्टस सुना है, वैसे अब्रिज एनुअल रिपोर्ट। एक नॉर्मल एनुअल रिपोर्ट इतना मोटा होता है। 2019 के बाद से क्या है ना, छप के आना बंद हो गया है, समझ रहे हो बात को। पहले क्या होता था, मैं जब पढ़ाता था तो मेरे सब्जेक्ट्स क्या है, लॉ ऑडिट है, तो मुझे तो ये सब दिखाने पड़ते हैं क्लास में, तो मैं हार्ड कॉपी मंगवा लेता था कोई से। मेरा खुद का स्टॉक मार्केट में कोई लेना देना नहीं है, पर मतलब होता है ना पापा लोग के दोस्त लोग होते हैं जिनका स्टॉक मार्केट में, तो उनसे मैं एनुअल रिपोर्ट मंगा लेता था, ठीक है। तो मैं रिलायंस की ये सब की एनुअल रिपोर्ट दिखाता था। 2020 कोरोना के बाद से इनका एनुअल रिपोर्ट आना, प्रिंट होकर छपना एकदम बंद हो गया, सर्कुलेशन ज़्यादा नहीं होता, जो है ऑनलाइन ही है। तो तब से ये परंपरा बंद हो गई। 18-19 में लास्ट हुआ था ये, ठीक है। तब भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी वो क्या करती थी, उनको अलाउड है एज पर कंपनी लॉ कि मोटा एनुअल रिपोर्ट के बदले आप पतला एनुअल रिपोर्ट बांट सकते हो, उसी को बोलते हैं अब्रिज एनुअल रिपोर्ट। मुझे जैसे मैं कैसे बताऊं, कॉमिक्स बुक देखिए हो कभी, कॉमिक्स बुक, तो कॉमिक्स ये तो पेपर है बड़ा साइज का, कॉमिक्स बुक आधे साइज का होता है ना, आधा नहीं मतलब थोड़ा कम होता है ना, और पतला सा होता है ना ऐसे, वैसा कॉमिक्स बुक जैसा होता है ये अब्रिज एनुअल रिपोर्ट। 100 समथिंग पन्ने का होगा, पतला सा होता है एकदम वैसा, तो ये लोग बांटा करते थे। अब अब्रिज एनुअल रिपोर्ट में कॉमन सेंस की बात है कि डिटेल एफएस तो जाएगा नहीं, अब्रिज एफएस जाएगा। अब्रिज एफएस को 810 में हम लोग समरी एफएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरी एफएस। समरी एफएस की खास बात ये होती है, इसमें शेड्यूल्स नहीं होते। जैसे बैलेंस शीट एक ही पन्ने में ठूंस दो, पीएल ठूंस दो, शेड्यूल्स उसके नहीं होंगे, तो समरी हो गया ना। तो अब समरी एफएस के ऊपर एक ऑडिट रिपोर्ट देना है, समरी एफएस पे मुझे एक ऑडिट रिपोर्ट देना है। जाहिर सी बात है, समरी एफएस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कंप्लीट एफएस। समरी एफएस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कंप्लीट एफएस। तो जो बंदा कंप्लीट एफएस का ऑडिट किया वही समरी एफएस का ऑडिट करेगा, अन्यथा ऑडिट नहीं करेगा। 810 में कंपल्शन है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, एक खास बात है, एक अजीबोगरीब बात है। ये देखो आप, ये एयरटेल का तब का अब्रिज एनुअल रिपोर्ट है, ओके। 156 पेज के और पतला सा होता था, मतलब ये इतना चौड़ा नहीं, ये लगभग A4 साइज है, लगभग A4 साइज है, A4 से कम होता है, मतलब A3 साइज कुछ होता है या A5 बोलते हैं, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, मतलब छोटा साइज का होता है ये, पतला सा एकदम लग गया देखने में, बहुत मजा आएगा, देख के मजा आएगा, ऐसे कॉमिक्स बुक की तरफ, पर पढ़ने में कॉमिक्स जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि है तो आफ्टर ऑल एफएस ही ना, पूरा इंडिया से सबका ज्ञान चाहिए आपको। तो होता क्या था कि इस अब्रिज एनुअल रिपोर्ट में अब्रिज एफएस जाएगा, पर ऑडिट रिपोर्ट दो जाएगा। इसमें ऑडिट रिपोर्ट 2 जाएगा, मतलब मैं मान लो इसका ऑडिटर हूं, डेलॉयट इसका ऑडिटर था, श्यामक टाटा वाज द साइनिंग पार्टनर, सपोज मैं श्यामक टाटा हूं, तो मैंने कंप्लीट एफएस पे एक ऑडिट रिपोर्ट दिया है और ये समरी एफएस पे भी एक ऑडिट रिपोर्ट दिया है, ये 700 वाला है, ये 810 वाला है, दोनों इसमें जाएगा। मतलब एफएस एक जा रहा है पर ऑडिट रिपोर्ट
दो जाएगा, ये नियम होता है, ठीक है। यहां पर एकदम खास बात, ये जो भी बोल रहा हूं याद रखना, अब्रिज एनुअल रिपोर्ट में एफएस एक जाएगा, अब्रिज एफएस, समरी एफएस, डिटेल एफएस नहीं जाएगा ऑब्वियसली, पर ऑडिट रिपोर्ट दो जाएगा। मेरा डिटेल वाला ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगा और मेरा समरी वाला ऑडिट रिपोर्ट 810 वाला भी जाएगा। डिटेल वाला जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो 5-10 पन्ने का होता है, बिकॉज उसमें कारो है, इंटरनल कंट्रोल का एनेक्शर है। 810 वाला जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 1 पेज का होता है, विदाउट एनी एनेक्शर, 1 पेज का होता है, और उसमें आप रेफरेंस देते रहते हो अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट का, रेफरेंस दे सकते हो क्योंकि वो रिपोर्ट भी इसी के अंदर डाला हुआ है। ये है अब्रिज्ड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट जो जाएगी, अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट, उसमें क्या क्या रहेगा? मेरा फुल वाला ऑडिट रिपोर्ट, मेरा 810 वाला ऑडिट रिपोर्ट और अब्रिज्ड एफएस रहेगा। ये स्टार्ट हो गया इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। आइटम्स को गौर करके देखते जाना, ठीक है। नंबर वन आप सबसे पहले बताओ कि मैंने अब्रिज्ड एफएस का ऑडिट किया है, ग्रेट। फिर उसमें तुम बताओगे ये जो समरी एफएस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। तो यहां पे आपको एविडेंसेस तो ऑब्टेन करने ही नहीं है। आप सोचिए जरा, अरे आपने कंप्लीट एफएस का ऑडिट किया ना, ये बंदा, ये रहा बंदा श्यामक टाटा डेलॉइट का पार्टनर, तो इसने क्योंकि कंप्लीट एफएस का पूरा ऑडिट कर ही रखा है, सारे एविडेंस ऑब्टेन कर रखे हैं, तो यहाँ समरी एफएस में जो आइटम्स है उसके लिए एविडेंस तो अलग से ऑब्टेन करना नहीं है, खाली आपको एक ही चीज चेक करना है कि समरी सही है कि नहीं है। इट शुड बी अ फेयर समरी, इट शुड बी अ फेयर समरी, इट शुड बी कंसिस्टेंट। दो भाषा चलती है यहाँ पे, तुम बोलोगे या तो इट इज अ फेयर समरी या फिर तुम बोलोगे इट इज कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, ठीक है। फेयर समरी या कंसिस्टेंट ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ये भाषा चलती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये अब्रिज्ड एफएस का हमने कर लिया ऑडिट एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम कंप्लीट एफएस। दूसरा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कंप्लीट एफएस में कौन सा वाला ओपिनियन दिया, यूओ, क्यूओ, एओ, डीओ। तो ये येलो कलर पढ़ो, वी एक्सप्रेस्ड यूओ, और वो डिटेल वाली ऑडिट रिपोर्ट भी बगल में ही है, एवरेज एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही, जाके रेफर कर लो। वी हैव एक्सप्रेस्ड यूओ, रेफरेंस पक्का देना पड़ेगा कि उसमें आपने कौन सा ओपिनियन दिया है। 3 नंबर, फिर आप एक वार्निंग दोगे कि देखिए ये है समरी एफएस, इट डज नॉट गिव ऑल द डिस्क्लोजर्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द फ्रेमवर्क, क्योंकि इंड एएस का जो फ्रेमवर्क है उसमें बहुत डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, वो इसमें होते नहीं है, तो ये वार्निंग देना जरूरी। और फिर एक चेतावनी दो, रीडिंग समरी एफएस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग कंप्लीट एफएस। ये रहा चेतावनी, प्लीज 4 नंबर का चेतावनी पढ़ो। समरी एफएस को पढ़ना इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर कंप्लीट एफएस, क्योंकि सर समरी का मतलब ही होता है कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन काट पिछाड़ दी है, ठीक है। एक बात तुम सोचो, लेट्स से कि आज मैं कॉम्पैक्ट बुक बना देता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, 6 बुक है ना, 3 क्वेश्चन बैंक छोड़ दो, 3 मोटा बुक है थ्योरी वाला, तो 3 थ्योरी बुक का मोटा को ऐसे मैं कुछ चुचुर करा के कॉम्पैक्ट बुक बना के दे देता हूँ। ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट यू विल फील नाइस अबाउट इट कि देखो एक छोटा वर्जन मिला पतला सा, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, हाउ कैन द कॉम्पैक्ट बुक कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर्स एंड इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन इन द मेन बुक? नहीं तो फिर छोटा हुआ कैसे? फिर वो छोटा हुआ कैसे? अगर उसको छोटा करना संभव था तो मैं इसी को छोटा कर देता, ठीक है। छोटा हुआ इसीलिए बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन हटानी पड़ेंगी। तो ऑब्वियसली जब आप एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन हटाते हो ना, तो बचा खुचा जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? मिसलीडिंग। दैट इज द चैलेंज, कि कहीं ये जो समरी एफएस है ये मिसलीडिंग तो नहीं है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट याद रखना, अंदर में आएगा लिखा हुआ, मैं पहले से बोल रहा हूं, one of the most important criteria for accepting such an engagement is that management must ensure that the complete FS is made available without any problem to all the users. How? By putting on the website. तो ये हम लोग को इंश्योर करना पड़ेगा कि कंप्लीट एफएस इज ऑल्सो अवेलेबल टू द यूजर्स वेबसाइट पे, ठीक है। ये इंश्योर करना जरूरी है, क्योंकि दिस अगेन वी आर सेइंग अगेन एंड अगेन विद अ वार्निंग कि रीडिंग द समरी एफएस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग द कंप्लीट ऑडिटेड एफएस। अब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है? समरी बनाना अपने मन से है कि एक क्राइटेरिया है, सेक्शन नंबर 136 रूल नंबर 10 फॉर्म नंबर AOC 3 या फिर AOC 3A, ये लिखाया हुआ है, लिख देंगे, दिखा देंगे। यहां पे आप फ्रेमवर्क नहीं बोलोगे। समरी बनाने के लिए क्या लगता है? क्राइटेरिया, उसको बोलते हैं एप्लीकेबल क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? एक होता है आप अपने मन से समरी बना रहे हो, आप समरी एफएस अपने मन से समरी बनाते हो कि उसका एक क्राइटेरिया, उस हिसाब से क्राइटेरिया, वो अप्लाइड क्राइटेरिया कहां लिखा हुआ है?
तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू अप्लाई द एप्लीकेबल क्राइटेरिया इन द प्रिपरेशन ऑफ द समरी। मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारियां हैं, उसमें से ये एक है। ऑडिटर की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी एज यूजुअल ओपिनियन देना है, और हम लोग स्टैंडर्ड का नंबर जरूर लिखेंगे कि हमने 810 फॉलो किया है। हम लोग अपने रिपोर्ट में स्टैंडर्ड का नंबर बोलेंगे कि हमने 810 फॉलो किया है। फिर मेरा ओपिनियन मैं वही बोलूंगा कि ये जो समरी आप देख रहे हो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंप्लीट एफएस, और ये फेयर समरी है कंप्लीट एफएस का। भाषा, समरी एफएस इज अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड एफएस, डिटेल एफएस का समरी है ये, ठीक है। फिर आपको फिर से हवाला देना पड़ेगा कि आपने अपने डिटेल वाले रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन दिया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और बोला था जाके उसको आप पढ़ लो, क्योंकि वो भी इसी एनुअल रिपोर्ट के अंदर रहता है। उसमें हमने एक ईएमपी भी डाला था, उसमें हमने कैम भी डाला था, ये सब आप लिख दो, फिर साइन, खत्म। अब आते हैं यहाँ पे, आज के दिन ये सारा अब्रिज्ड एफएस वगैरह कौन फॉलो कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन बैंक में इसका इंटीग्रेटेड केस स्टडी का म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन भी कराया था ना, वो म्यूचुअल फंड पे ही था। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी डायग्राम भी लोग देख लेंगे। नंबर 2, यहाँ पे फ्रेमवर्क चिल्लाओगे कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया, एप्लीकेबल क्राइटेरिया। नंबर 3, आपके ओपिनियन की भाषा क्या होगी, फेयर समरी या फिर प्रिपेयर्ड कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स। दिख रहा है सबको, नीचे और डायग्राम देखो सर। कंप्लीट एफएस से ही डिराइव हुआ है समरी एफएस बाय यूजिंग एप्लीकेबल क्राइटेरिया। याद करो एप्लीकेबल क्राइटेरिया, सेक्शन नंबर, रूल नंबर, फॉर्म नंबर, सेक्शन 136, रूल 10, फॉर्म नंबर, एओसी। अकाउंट्स ऑफ कंपनी का शॉर्ट है एओसी, अकाउंट्स ऑफ कंपनी एओसी। 2 फॉर्म चलते हैं, एओसी 3, और आजकल ओपीसी और स्मॉल कंपनी के लिए अलग आ गया एओसी 3A, ठीक है। तो फॉर्म नंबर याद रहेगा अपने को, कोई दिक्कत तो नहीं है एप्लीकेबल क्राइटेरिया। इधर जब आप ये स्टैंडर्ड को पढ़ोगे ना, ये लोग कई जगह पे एक वर्ड लिखेंगे हरे रंग में, क्या नाम है, ऑडिटेड एफएस। ऑडिटेड एफएस बोलने का मतलब है कंप्लीट एफएस, ठीक है। 2 नाम चलेंगे स्टैंडर्ड में, एक ऑडिटेड एफएस, एक समरी एफएस। समरी एफएस मतलब समरी एफएस, ऑडिटेड एफएस मतलब कंप्लीट एफएस। ग्रेट, आओ इधर। उम्मा 2 मिनट ब्रेक देना, फिर मैं बोलूंगा ऐसे। ओके, कंटिन्यू करता हूँ। ऐसे 810, अब इधर से पढ़ना चालू। यही एग्जाम्पल दिया है, जैसे पहले टेलीकॉम कंपनी की कंपनी थी, आजकल म्यूचुअल फंड्स तो करते हैं ये सब। अभी तुम सर्च मारोगे सिर्फ म्यूचुअल फंड का ही आएगा और किसी का नहीं आएगा, पर एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा उसका है टेलीकॉम कंपनी का। म्यूचुअल फंड वाला एग्जाम्पल देखो ना, वो मजेदार नहीं उतना, वो मैच नहीं करता इसके साथ। नंबर 2, समरी एफएस। सर समरी एफएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इट कंटेन्स मच लेस इंफॉर्मेशन देन द जनरल एफएस, तो इस वजह से ये मिसलीडिंग हो सकता है। नंबर 3, आप ये एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करोगे जब आप सेम सीईओ, मतलब आपने वो ऑडिट किया कंप्लीट वाले का, तो आप ये समरी का ऑडिट आप कर सकते हो, ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। इधर एक्सेप्टेंस को लेके फिर लंबे लंबे ज्ञान, रेड नंबर ए पढ़ो, डिटरमाइन, ये फिर चालू हो गया कि मैं देखूंगा कि वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया भी एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अरे एप्लीकेबल क्राइटेरिया किसने बनाया, कंपनी लॉ ने। आप उसको भी चैलेंज कर रहे हो बैठ के कि मैं चेक करूंगा कि वो जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया ना सेक्शन 136 रूल 10 वो सही है कि नहीं, एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तब करूंगा वरना नहीं करूंगा। अरे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पर बोलता नहीं, उसमें भी सोचेंगे, और उसको लेके सवाल भी बना दिया, बोला लिस्ट आउट द फ्यू फैक्टर्स दैट, ये सवाल पढ़ो तो ग्रीन कलर में, मतलब वो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इस बात को आप डिसाइड करने के लिए 4 फैक्टर्स कंसिडर करोगे। याद करने के लिए पिन, PINN, P से पर्पस ऑफ द समरी एफएस, I से इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स, N से नेचर ऑफ द एंटिटी, और N से सबसे इंपॉर्टेंट नॉट मिसलीडिंग। हाइलाइटर करो, ठीक है। मतलब एप्लीकेबल क्राइटेरिया खुद लॉ ने बनाया है, फिर भी आप बोल रहे हो आई विल कंसिडर वेदर वो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। क्राइटेरिया कौन कौन बना सकता है, और ऑप्शंस आर, नंबर 1 स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICA नाफरा, या फिर रेगुलेटरी बॉडी जैसे कंपनी लॉ सेबी वगैरह, या फिर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री का कुछ क्राइटेरिया हो। तो इन आवर एग्जांपल एयरटेल के केस में क्या था, कंपनी लॉ का बनाया हुआ अप्लाइड क्राइटेरिया है, ठीक है। अगर ऑडिटर को लगता है कि क्राइटेरिया सही नहीं है तो मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब ये थोड़ा सा हाई फाई बात नहीं हो गया, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है।
येलो बॉक्स एक बार पढ़ना तो। मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा एंगेजमेंट को अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ टू डू सो। वो अनलेस तो रहता ही इनका हर जगह। फिर सेकंड ब्रैकेट, ये लाइन बहुत भारी लग रहा है ना, इस लाइन का मतलब पता है क्या है? मेरे हिसाब से एप्लीकेबल क्राइटेरिया उचित नहीं है, तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, एंगेजमेंट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी लीगल मजबूरी करना पड़ रहा है। तो अगर मैं मजबूरी में एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मेरे रिपोर्ट में मैं ऐसे 810 का नाम नहीं लिखूंगा, जो लिखा था ना एयरटेल वाला, मैं वो नाम नहीं लिखूंगा 810 का, ये बोल रहे हैं लोग। तो ये सब एमसीक्यू में आ सकता है। क्या आपने लीगल मजबूरी की वजह से वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट किया है, तो वहां पे फिर आप स्टैंडर्ड को बदनाम मत करना। आप ये मत बोलना वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद 810, ठीक है? डोंट से, अरे यार, डोंट से 810 नाम मत लेना उसका, ठीक है? दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट कंडीशन और है क्या, मैं ये एंगेजमेंट तभी एक्सेप्ट करूंगा जब मैनेजमेंट अपनी 3 जिम्मेदारियां निभाए। व्हाट आर द 3 जिम्मेदारीज ऑफ द मैनेजमेंट? जिम्मेदारी नंबर 1, they will make the fair summary by applying the applicable criteria. Number 2, they will make the complete audited FS available to all the users without any difficulty, जैसे वेबसाइट पे डाल दो, ठीक है? एंड नंबर 3, जो अब्रिज एनुअल रिपोर्ट है ना, अब्रिज एनुअल रिपोर्ट, उसमें जहां जहां समरी एफएस जाएगा संग संग मेरा 810 वाला रिपोर्ट जाएगा। 3 नंबर पढ़ो। ठीक है, तो हर द समरी एफएस विल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय माय ऑडिट रिपोर्ट, माय 2 ऑडिट रिपोर्ट्स, 700 वाला प्लस 810 वाला। जैसे अब्रिज एनुअल रिपोर्ट में आपने देखा मेरे 2 ऑडिट रिपोर्ट थे। सर मेरा मेन वाला भी डालना पड़ेगा, बिकॉज 810 वाले रिपोर्ट में हम उसका रेफरेंस देते हैं कि हमने अपनी मेन रिपोर्ट में यूओ दिया है और ईएमपी दिया है, कैम दिया है, तो बताओगे तभी जब उसका वो डाला हुआ रहे ना वहां पे, तो वो लोग जहां जहां समरी एफएस ढोलेंगे भेजेंगे वहां वहां मेरा दोनों ऑडिट रिपोर्ट जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, एक्सप्रेस एन ओपिनियन एज पर ऐसे 810। नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स, ये बहुत अच्छा है। ये देखो, इसमें 7 स्टेप्स होंगे, अगले पेज तक 7 स्टेप्स होंगे कि 810 वाला एंगेजमेंट जब आप परफॉर्म करते हो तो आपको क्या क्या करना है। एक्सेप्टेंस हो गया तो प्लान परफॉर्म वाला बात है। नंबर 1, सबसे पहले तो मैं अपनी रिपोर्ट में बोलूंगा कि ये समरी वाले एफएस पे रिपोर्ट है, जो हम लोग बोल देते हैं अब्रिज वर्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है? नंबर 2, समरी एफएस, मैं ये भी बोलूंगा कि समरी एफएस को पढ़ना अगर है तो आप प्लीज कंप्लीट एफएस के साथ पढ़े ताकि कंप्लीट पिक्चर समझ में आए। वो वार्निंग वगैरह रहता है ना, ठीक है? मैं उनको बता दूंगा कि कंप्लीट एफएस आप जाके वेबसाइट से रेफर कर सकते हो। थर्ड, डिस्क्लोज द क्राइटेरिया। द क्राइटेरिया सेक्शन 136 रूल 10। टैली इट, मुझे समरी एफएस के फिगर्स को कंप्लीट एफएस के फिगर से मैच करना चाहिए कि नहीं? भाई कुछ भी बोल लो, समरी एफएस में जो प्रॉफिट का फिगर है और कंप्लीट एफएस का फिगर प्रॉफिट का, वो सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? भाई समरी है तो क्या हुआ, फिगर्स तो सेम रहेंगे ना, वो मिसमैच तो नहीं होना चाहिए। टैली इट स्टार। 5 नंबर, मैं चेक करूंगा कि समरी जो बना है वो एकदम एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया बना है, मतलब रूल 10 सेक्शन 136। मैं चेक करूंगा कि कहीं वो मिसलीडिंग तो नहीं है। और लास्ट, I will make sure that the complete audited FS are made available to the users without any difficulty. ये है मेरा प्लानिंग परफॉर्मिंग। अब क्या आ गया मेरा रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में जो भी मैं पढ़ाऊंगा तुम देखोगे कि जो मैंने पढ़ाया ना उससे भी मैच करेगा। एक बार मैं तुम लोगों को शो कर देता हूं, फिर से याद दिला देता हूं। ये वही अब्रिज एनुअल रिपोर्ट है एयरटेल कंपनी का जो अभी मैंने दिखाया था। ये है मेरी डिटेल वाली ऑडिट रिपोर्ट। इसमें वो 2 एनेक्शर भी रहेंगे, कारो वाले, आईएफसी वाले, ठीक है? देखो ये डिब्बा क्या होता है, कैम होता है ना, दिख रहा है कि नहीं बोर्ड पे? इस तरह का 2 कॉलम कैम को ही तो बोलते हैं की ऑडिट मैटर्स। ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट, ये लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट में साइन किसने किया? ये डिटेल वाली ऑडिट रिपोर्ट है, साइन किसने? श्यामक टाटा, वही सेम पार्टनर डेलॉयट वाला। तारीख याद करो, 6 में 6 में 6 में 6 में खोपड़ी में रखो। फिर वही कारो का एनेक्शर जाएगा, आईएफसी का एनेक्शर जाएगा। फिर इसके जस्ट बाद मेरा जाएगा अब्रिज्ड ऑडिट रिपोर्ट, जो भी मैं दिखाया था ना हाइलाइटर, ये वही वाला।
इसमें भी सर श्यामक टाटा का साइन है, डेट क्या है 6 में। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं दो ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूं, 700 वाला 810 वाला, दोनों की डेट आइडियली सेम होनी चाहिए, जो कि यहां पे सेम है, यहां पे इन्होंने सेम रखा है। लेकिन कल को अगर डेट आगे पीछे है तो किसका डेट पहले होना चाहिए? 700 वाले का, क्योंकि अब्रिज रेफरेंस तो उससे बना है, निकाल के बना है ना। विच डेट विल शुड बी अर्लियर, 700 वाला 800 शुड बी लेटर, या तो सेम डेट या लेटर डेट। पर ये हो सकता है क्या कि वहां 6 में लिखा हो, यहाँ 5 में 4 में लिखा हो? ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, लकीली इनके केस में तो सेम डेट डाला हुआ है 6 में तो झमेला नहीं है। मान लीजिए अगर ऐसा होता कि दो अलग अलग डेट होती, मान लो कि कंप्लीट एफएस में जो मेरा ऑडिट रिपोर्ट है वो कब दिया मैंने? फर्स्ट में, और समरी वाला कब दिया रिपोर्ट मैंने? तो पता है शेयर होल्डर्स के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। तो यूजर है वो सोचेंगे कि समरी एफएस में इन 5 दिन का सब्सीक्वेंट इवेंट भी मैंने कंसिडर किया है, उसको रिफ्लेक्ट किया है ना। तो ये बात मुझे, अगर मैंने दो अलग अलग डेट डाला तो मुझे अपने रिपोर्ट में ये चेतावनी देना पड़ेगा कि नहीं, मैंने फर्स्ट में के बाद से कोई भी सब्सीक्वेंट इवेंट को कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए जनरली लोग अलग अलग डेट यूज करते ही नहीं है, सेम ही करते हैं। पर अगर किया तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इधर तुम्हारे ओपिनियन का लैंग्वेज क्या होगा? या तो बोलोगे कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट्स, या फिर फेयर समरी। फिर इधर ये ज्ञान बेकार है, वो ये एडिशनल एक्सप्रेशन, इसमें कुछ नहीं करना, हटाओ बकवास। रिपोर्ट, मैंने एयरटेल का स्ट्रक्चर दिखाया था रिपोर्ट का, वैसा ही है, चल रहा है। हाइलाइटर को खाली देखो, 3rd नंबर हाइलाइटर पढ़ो। रीडिंग, हाँ ये 3rd नंबर, ये जहाँ मेरा हाथ है, क्या ये रोमन 3 है ना। हम लोग को अपने 810 वाले रिपोर्ट में 700 वाले रिपोर्ट का रेफरेंस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसमें हमने कौन सा ओपिनियन दिया है। रीड, रेफर टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड एफएस, द डेट ऑफ द रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। हाँ, अगर वहां पे ईएमपी ओएमपी सब बताना पड़ेगा, जो बताया था एयरटेल वाला। अब ये देखो, ये स्पेशल है। अगर आपने मान लो 810 वाली रिपोर्ट का डेट बाद में डाला है तो आपको बताना पड़ेगा बीच वाले पीरियड में हमने कुछ कंसिडर नहीं किया है। रीड दिस। 4, if the date of the auditor's report on the summary FS is later than the date of the auditor's report on the audited FS, state that the summary FS and the audited FS do not reflect the effects of the events that occurred subsequent to the date of the auditor's report on the audited FS, ठीक है। फिर वो डायलॉग है नॉर्मल कि इसमें सारे डिस्क्लोजर इंडेस वाले, शेड्यूल 3 फ्रेमवर्क वाले नहीं है, तो इसको पढ़ना इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर रीडिंग द कंप्लीट ऑडिटेड एफएस, वो डायलॉग्स है। इस स्टैंडर्ड का नाम रेफरेंस दे दो। 810 वाले रिपोर्ट का डेट 700 वाले रिपोर्ट के पहले नहीं हो सकता, और एविडेंसेस मिलने के पहले भी नहीं हो सकता। कौन सा एविडेंस? आई हैव टू ऑब्टेन एविडेंस ना कि द समरी एफएस हैज बीन डिराइव्ड बाय अप्लाइंग द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो जब तक वो एविडेंस नहीं मिल जाए या जब तक 700 का रिपोर्ट नहीं बन जाए, उसके पहले हम 810 की रिपोर्ट का डेट नहीं डाल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, ये जबरदस्त मॉडिफिकेशंस, ठीक है। मान लो कि मैंने अपने मेन रिपोर्ट में, जो मेरा मेन ऑडिट रिपोर्ट है 700 वाला, उसके अंदर क्या डाला है? क्यूओ, एओडीओ नहीं, क्यूओ या ईएमपी या ओएमपी। तो मुझे 810 वाले रिपोर्ट में 3 काम करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मैंने अपने मेन रिपोर्ट में क्यूओ, ईएमपी, ओएमपी डाला है। नंबर 2, क्यूओ का जो बेसिस वाला पैराग्राफ है पूरा डालना पड़ेगा, पूरा का पूरा, फुल कॉपी पेस्ट। एंड नंबर 3, मुझे बताना पड़ेगा इस क्वालिफाइड ओपिनियन का समरी एफएस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। और एक खास बात, अगर मान लीजिए मेरे मेन ऑडिट रिपोर्ट मैंने एओडीओ दिया है, सबसे खतरनाक वाला मटेरियल परवेसिव, तब फिर यहां पे मैं ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा ही नहीं, मैं फेयर समरी बोलूंगा ही नहीं। इसको बोलते हैं डिनायल ऑफ ओपिनियन, इसको डिस्क्लेमर नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? डिनायल। डिनायल ऑफ ओपिनियन का मतलब है कि मेरा ओपिनियन देना यहां पे उचित नहीं है। डिस्क्लेमर का मतलब होता है मुझे एविडेंस नहीं मिला, मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। डिनायल का मतलब यहां मेरा ओपिनियन देना उचित नहीं है, दैट्स कॉल्ड डिनायल ऑफ ओपिनियन, ठीक है। इधर देखो, मेन रिपोर्ट कंटेन्स एओडीओ, तो यहां पे क्या करोगे? स्टेटेड कि भाई मेन रिपोर्ट में एओडीओ है। नंबर 2, बेसिस फॉर एओडीओ वाला पैराग्राफ कॉपी पेस्ट। एंड नंबर 3 क्या दोगे? डिनायल ऑफ ओपिनियन। ये तुम लोग को मैं ओरिजिनल स्टैंडर्ड में ले आके दिखाया था ना कि मेरा पैदा किया हुआ शब्द
नहीं है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड का शब्द है डिनायल ऑफ। डिनायल का मतलब है कि यहाँ मेरे लिए ओपिनियन देना उचित नहीं होगा। तुम लोग देखते हो मीडिया वाले अक्सर क्या होता है, हीरो हीरोइन को पकड़ते हैं, पूछते हैं आपका फलाने ढिमके से अफेयर चल रहा है क्या, वो लोग क्या बोलते हैं, नो कमेंट्स। वो जो नो कमेंट्स बोल रहे हैं वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है कि डिनायल। डिस्क्लेमर थोड़ा है, डिस्क्लेमर ओपिनियन का मतलब होता है मेरे पास एविडेंस नहीं है कि मेरा अफेयर चला कि नहीं, आई डोंट नो। वो तो उसको पता ही होगा कि उसका क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो बोल रहा है कि मेरा यहाँ बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि एक अदर पर्सन इन्वॉल्व है, तो मैं नहीं जानता ना कि वो चाहेंगे कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, इनअप्रोप्रिएट है। दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ ओपिनियन। डिनायल ऑफ ओपिनियन। अगर मान लो मेरा कंप्लीट एफएस एकदम सही है, यू है, सब कुछ है, लेकिन ये जो समरी बना है ये एज पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया नहीं है, तो मैं सीधा बोलूंगा नॉट अ फेयर समरी, नॉट अ फेयर समरी। अब तुम लोगों के सामने 2 पेजेस है खुले हुए, ये 2 पेजेस में बेसिकली ना वो जो बाकी सारे स्टैंडर्ड्स का चटनी ऐसे छिड़का हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं, कोई दमखम नहीं है। इधर एक पैराग्राफ डाल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इसमें भी रह सकता है ना, तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन तो 710 लगेगा, यहां पर भी तो हो सकता है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन डाला जाए कुछ। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के ऊपर चैप्टर नंबर 7 में पिछले क्लास में ऐसे 700 के अंदर बताया था ना, इफ द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफएस देन माय ऑडिट रिपोर्ट विल कवर इट, एंड इफ इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफएस देन आई विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द कंप्लीट एफएस, डिफरेंशिएट इट। अगर वो लोग डिफरेंशिएट नहीं करते तो मैं ओएमपी डाल के बोलूंगा कि आई डोंट कवर द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, सेम ज्ञान एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब्रिज्ड एनुअल रिपोर्ट में अदर इंफॉर्मेशन भी तो है, ओआई, ओआई अब्रिज एनुअल रिपोर्ट में ओआई भी तो है, तो उसको लेके 720 वाली मेरी जिम्मेदारी है ना। ओआई वाले 720 में कल ही पढ़ाया था, MI1, MI2 और MMS, ऑडिटर्स एसोसिएशन। अब ये कोशिश हो रही है मुझे बदनाम करने की। क्या कोशिश हो रही है? केस नंबर 1, ये हरा रंग पढ़ो मेरे हाथ से, सेम, हाथ मैं पढ़ देता हूं एक बार, छोड़ो। सेम ऑडिटर ऑडिटेड बोथ कंप्लीट एफएस ऑडिट एंड द समरी एफएस, मैंने ही किया है। मैनेजमेंट की बदतमीजी देखो, जो समरी एफएस वो लोग बांट रहे हैं उसमें संघ में मेरा ऑडिट रिपोर्ट बांट नहीं रहे हैं। मैनेजमेंट इज नॉट इंक्लूडिंग ऑडिटेड रिपोर्ट और ऑडिटेड एफएस, मतलब डिटेल वाला मेरा ऑडिट रिपोर्ट नहीं होता क्या, मेरा डिटेल वाला। मेरा जो 700 वाला ऑडिट रिपोर्ट है वो नहीं जा रहा। तुम लोग को मैंने बताया ना, एयरटेल में 2 ऑडिट रिपोर्ट जा रहा है, एक छोटा एक मोटा। तो मेरा समरी एफएस के साथ मेरा छोटा वाला रिपोर्ट दे रहे हैं, मेरा मोटा वाला रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो गलत हो गया ना, ठीक है। तो बोलता है ऐसे केस में मैं उनको बोलूंगा, पहला स्टेप क्या, मैं बोलूंगा बोल दिया, फिर भी वो लोग नहीं किया, तो फिर क्या करोगे? फिर इनका आदत है टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। क्या एप्रोप्रिएट एक्शन हो सकता है? वेन एवर यू सी एप्रोप्रिएट एक्शन, व्हाट एप्रोप्रिएट एक्शन? फिर केस 2, इस बार तो वो अनहोनी हुई है जो मना थी, डिफरेंट सीए से करवाया है। मतलब मैं इनका मेन सीए हूं जिसने मेन वाला ऑडिट रिपोर्ट बनाया है, ठीक है, और समरी एफएस एक डिफरेंट सीए से ऑडिट करा लिया। एक तो वो घोंचू किया क्यों ये भी हमको पता नहीं है, बिकॉज 810 में उसको मना है, तो वो लिया क्यों काम, पर मान लो वो ले लिया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, कि मैं मेन सीए हूं, मेरा मेन ऑडिट रिपोर्ट, और वो डिफरेंट सीए से करवा लिया समरी एफएस। पर जिस तरह से रिपोर्ट बनाया और जिस तरह से एवरेज एनुअल रिपोर्ट बनाया, लोगों को लगेगा कि मैंने ही उसका ऑडिट किया है। They are trying to use my name with the summary FS, although the summary FS has not been audited by me. 810 एक अलग से करवाया है। तो देखो, from the context of the information, an impression is being created as if I have done the, तो मैं उनको बोलूंगा यार डिफरेंशिएट करो, ठीक है। स्टेप नंबर 1, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू चेंज द स्टेटमेंट्स, और मेरा नाम उसके साथ रेफर मत करो समरी के साथ। ऑल्टरनेटिवली मैं उनको बोलूंगा अगर मेरा नाम डालना ही चाहते हो वहां समरी के साथ, क्योंकि मैं श्यामक टाटा हूं, डेलॉयट हूं, मेरा नाम डालना ही चाहते हो तो मेरे से कराओ 810, उससे मत कराओ। नंबर 3, वो फिर भी नहीं माना, मैनेजमेंट बोलता नहीं करेंगे जाओ, तो फिर मैं क्या करूंगा? सीक लीगल एडवाइस, मतलब वही एप्रोप्रिएट एक्शन। अच्छा, 810 में भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स चेक किए जा सकते हैं, वही ऐसे 560 लगेगा। चैप्टर 8 खत्म। ठीक है।